तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह के नॉर्दर्न टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन मैजिक सील होती है। उस डीमन मैजिक सील के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर सुमेरो को कैद किया गया होता है। क्योंकि ये डीमन मैजिक सील है, इसका मतलब यह है कि ये डीमंस के एरिया में आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि इस सील को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ बड़े बड़े स्टैचूज भी होते हैं और इन बड़े बड़े स्टैचूज के पास हमारे हीरो लिनजुई को दिखाते हैं। हमारा लिनजुई यहाँ पर इस सील को अनलॉक करने के बाद मास्टर सुमेरो को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। तो लिनजुई सामने की तरफ देखता और कहता है, तो फाइनली मैं जहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो लगता है कि वो दिन आ चुका है जब मैं यहाँ पर आगे मूव चलने वाला हूँ। और वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे वो जंप करते हुए उन सारे स्टैचूज के बीच से गुजरने लगता है, तो वो जायंट स्टैचू जो कि बड़े बड़े पत्थर के स्टैचूज होती हैं, जैसे वो उनके करीब से गुजर रहा होता है उसी वक्त वो स्टैचूज मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो अपने वेपन्स को घुमाकर उनके पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और वो हमारे लिन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन सी लैंड में बिना परमिशन की आने की? है तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? हमारा लिन उनको आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो एक बड़ा सा स्टैचू अपने बड़े से वेपन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन लिन जो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैसे वो उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद पीछे की तरफ बढ़ता है, उसी वक्त दूसरा स्टैचू अपने बड़े से हैमर को उठाता है और उसके ऊपर दे मारता है। जो उसके अटैक को भी ऊपर की तरफ जंप करते हुए अवॉइड कर लेता है। उसी वक्त तीसरे वाला उसके ऊपर अटैक करता है। उसके पास बड़ा सा भाला होता है, लेकिन हमारा लिन उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। वहाँ पर टोटल 4 बड़े जायंट्स के स्टैचूज होते हैं और वो चारों बड़े जायंट के स्टैचूज एक्टिवेट हो चुके हैं और वो हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो चारों एक साथ चारों तरफ से एक साथ मिलकर हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लिनजुई कहता है, तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? तुम तो बस मिट्टी के बने हुए कुछ स्टैचूज हो। और वहीं पर खड़े होकर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए अपनी उंगली के साथ ही सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, चारों तरफ घुमा देता है, जिससे उसकी चारों तरफ जितने भी गार्ड्स होते हैं लकड़ी के मिट्टी के सारे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि लिनजुई ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को गोल चक्कर में घुमाया होता है और उसके आसपास वो चारों स्टैचूज होते हैं, तो वो चारों के चारों इसके साथ हिट होने के बाद सेंटर से कट जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। तो उन सभी स्टैचूज को मारने के बाद हमारा लिनजुई अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस डीमन मैजिक सील की तरफ वो आगे बढ़ता है और कहता है, तो लगता है कि अब यहाँ पर अगला लाइन ऑफ डिफेंस आ चुका है। ये सारे के सारे तो कैनन फोडर्स हैं, क्योंकि ये सभी लोग मरने वाले हैं। तो उसके सामने कुछ आर्मी गार्ड्स होते हैं, ये सारे कुछ स्पेशल सोल्जर्स होते हैं। उन सारे स्पेशल सोल्जर्स के साथ साथ कुछ डीमंस भी होते हैं, जो कि तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स के डीमंस होते हैं और काफी पावरफुल भी लग रहे होते हैं। उनमें से एक डीमन आके पड़ता है और हमारे लिन से सेम वही बात कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे डीमन सी लैंड में बिना परमिशन के आने की? और वो अपने साथियों से कहता है, जल्दी से जाओ, जाकर इस लड़के को पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो, वरना इसे मार डालो। और वो सभी लोग हमारे लिनजुई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा लिनजुई फिर से वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर किसी पावरफुल लाइन ऑफ डिफेंस को भेजेंगे, लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर राम वॉइड शैडोज को भेज दिया है। ये सारे होली राम वॉइड शैडोज, ये तो सभी लोग तो पावरफुल स्पिरिट्स हैं। असल में ये अपने मास्टर्स के शैडोज हैं और इनके मास्टर्स जितने पावरफुल होते हैं ये स्पिरिट शैडोज भी उतने ही पावरफुल होते हैं। यानी कि अपने मास्टर से इनकी पावर्स कुछ थोड़ी बहुत ही कम होगी। लेकिन नॉर्दर्न एरिया में ये लोग यहाँ पर इस सील को गार्ड करते हैं। तो हमारा जाओ वहीं पर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, जबकि वो सारे के सारे होली शैडोज उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। और लिनजुई यहाँ पर हमें एक और बात बताता है। वो कहता है, जहाँ पर इस डीमन सी के अंदर जो डीमन किंग्स है, वो 7 डीमन किंग्स है और उन सभी ने मेरे पर नजर रखने के लिए लगता है कि काफी बड़ी कीमत चुकाई है। लिनजुई कहता है, चाहे वो कुछ भी खा ले, लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि काम नहीं बनेगा। और वो उड़ता है और उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक पाम मारने से वो सारे के सारे होली शैडोज वहीं पर डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। हमारा हीरो लिनजुई काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन सभी शैडोज के ऊपर अटैक कर रहा होता है, एक एक करके वो आगे गुजरता जाता है और यहाँ पर बैंग 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 की आवाज आती है, यानी कि उसने आसपास जितने भी होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। सिर्फ लास्ट के ऊपर उनका जो चीफ होता है वो बचता है। वो हमारे लिनजुई की तरफ देखकर बहुत सा घबरा रहा होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा लिनजुई उसके ऊपर भी अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। वो अपनी उंगली को घुमाते हुए एनर्जी स्लैश लगाता है और उस बेचारे को भी मारकर आगे आ जाता है और हंसते हुए कहता है, तो लगता है कि फाइनली मैं उस जगह के ऊपर पहुंच ही चुका हूँ। हमारा लिनजुई उस डीमन सील के सामने पहुंच जाता है। उस डीमन सील के सामने पहुंचने के बाद से मास्टर सुमेरो दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पर चेन्स में जकड़े होते हैं। मास्टर सुमेरो से कहते हैं,
कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हारा लिन उसे कहता है, प्लीज मास्टर सुमेरो मुझे माफ करना, मैं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मेरी जहाँ पर अपॉइंटमेंट है आपके साथ, इसलिए मैं जहाँ पर हूँ। तो मास्टर सुमेरो से कहते हैं, तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो होली शैडो सील थी उसको तुमने तोड़ा है, यानी कि उन सारे के सारे शैडोज और उन बड़े स्टैचूज को तुमने हराया है, क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक मोर्टल राम के कल्टीवेटर हो। मोर्टल राम के कल्टीवेटर्स इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? मुझे बताओ कि तुम इतने पावरफुल क्यों हो? और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करते हैं। मास्टर सुमेरो से कहते हैं, तो चलो यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेकर देखते हैं, क्या वाकई में तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो? तो मास्टर सुमेरो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिनजुई से कहते हैं, जरा मेरे हाथ की तरफ देखो। तो लिनजुई उसके हाथ की तरफ देख रहा था, वो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो किसी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। हमारा लिनजुई अपनी जगह के ऊपर से हिलता भी नहीं है, उस सारी एनर्जी के सामने वो चुपचाप खड़ा होता है और साथ ही हंसते हुए कहता है, मास्टर सुमेरो आपकी ये वाली टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स है जो कि मेरी नजर में उतरती है, क्योंकि मैं इन टेक्निक्स को कुछ भी नहीं समझता, मैं तो इन सारी टेक्निक्स का मास्टर हूँ। तो मास्टर सुमेरो को भी यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है। मास्टर सुमेरो कहते हैं, ये लड़का कोई सिंपल सा लड़का तो नहीं लगता, हालांकि इस लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ मोर्टल राम की कल्टीवेशन है, दिखने में भी ये बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। इस लड़के ने मेरे स्पेशल टेक्निक जिसको सनडाउ मेथड कहते हैं, इस टेक्निक को बड़ी आसानी के साथ समझ लिया। इसका मतलब यह है कि इसे ये टेक्निक पहले से पता है। तो हमारे लिनजाओ से कहते हैं, बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा लिनजाओ से कहता है, तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है। हमारा लिनजाओ से कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताता हूँ। और यहीं पर हमारा सीन जो होता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। तो फ्लैशबैक में चले जाने के बाद हमें ट्रैफिक सीन दिखाया जाता है और हमारा मॉडर्न सिटी दिखाया जाता है। लिनजुई कहता है, मेरा नाम लिनजुई है, इस दिन मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, उसी दिन सड़क के ऊपर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मैं एग्जाम रूम में बैठा होता, और उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। क्योंकि उस दिन हमारा लिनजुई एग्जाम के लिए काफी लेट होता है, वो बड़ी तेजी के साथ साइकिल चला रहा होता है और बड़ी तेजी के साथ साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ता हुआ तो रोड को क्रॉस कर रहा होता है। हालांकि वहाँ पर रेड बत्ती होती है, लेकिन फिर भी साथ के ऊपर से एक ट्रक निकल आता है। वो ट्रक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाता और हमारा लिनजुई उसके नीचे आ जाता है और उसी के साथ ही वहीं पर लिनजुई की मौत हो जाती है। लिनजुई कहता है, मुझे इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मरने के बाद भी कोई नई जिंदगी होती है। तब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं मर चुका हूँ। उसी वक्त मैंने एक दूसरे वर्ल्ड को क्रॉस किया और मैं मॉर्टल से इमॉर्टल्स की दुनिया में चला आया। हमारा लिनजुई यहाँ पर रीइंकार्नेट होता है। लिनजुई रीइंकार्नेट होने के बाद एक घर में होता है, अपने बिस्तर के अंदर उठकर बैठता है और कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ पहुंचा हूँ? मेरा तो अभी भी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है तो बताता है, मैं अपनी दुनिया को पार करने के बाद एक ऐसी दुनिया में चला है जिसको होंगमेंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। होंगमेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 पावरफुल क्लैन है और इस वक्त मैं जिस क्लैन के अंदर था, यानी जहाँ पर मैं रीइंकार्नेट हुआ था, उसको वैंगजियान क्लैन कहते हैं। होंगमेंग कॉन्टिनेंट का हिमनली इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लैन है। रीइंकार्नेट होने के बाद मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास अब किसकी बॉडी आ चुकी है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी बॉडीज के अंदर कौन सी मेमोरीज है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। लेकिन अब जबकि मैं वैंगजियान सेक्टर में था, होंगमेंग कॉन्टिनेंट में, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर रहना है, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं वैंगजियान सेक्टर के कुछ डिसाइपल्स के पास गया, मैंने जाकर उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन को हासिल करना चाहता हूँ, मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है, तो क्या तुम लोग मुझे अपने सेक्टर में ले लोगे? लेकिन उन सभी को मुझे देखकर ही पता चल जाता था कि मैं मोर्टल राम का एक एक्सपर्ट हूँ, इसी वजह से वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते थे। तो ऐसे करते करते मैंने जितने भी छोटे मोटे सेक्टर से भी रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने लिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए मुझे तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना है, लेकिन हमेशा मुझे मार पड़ती थी क्योंकि मैं मोर्टल राम का कल्टीवेटर था कि सभी लोग उसे बहुत ज्यादा लो लेवल का, इसी वजह से मुझे अपने सामने देखना भी नहीं चाहते थे। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि होंगमेंग कॉन्टिनेंट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमेशा पावरफुल वीक को बुली करते हैं। गेट के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे पीटने के बाद कहते हैं, तुम एक मोर्टल राम के कल्टीवेटर एक कचरे हो, तो हम जैसे गार्ड्स को नहीं हरा सकते और तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लायक हो, यहाँ से दफा हो जाओ, सपने देखना बंद करो। तुम्हारा शाओ सेम डे के ऊपर मार खाने के बाद जब जंगल में से गुजरकर दूसरी तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो एक यंग मास्टर वहाँ पर एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो यंग मास्टर उस लड़की से कह रहा होता है, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही जोर जोर से क्यों न चिल्ला लो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा। अगर कोई आ भी जाता है तब भी कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यंग मास्टर हूँ। तो हमारा लिनजुई, क्योंकि वो तो हीरो है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, तुम यहाँ पर दिन की रोशनी में इस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम लड़की का रेप करने की? तो वो यंग मास्टर लिनजुई की तरफ देखकर काफी गुस्सा होता
दुकानदार कहता है ये लड़का कहाँ से आया है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ लगता है जिसे मेरे सामने बात करने की तमीज भी नहीं है, लगता है ये मुझे जानता नहीं है। तो इसी के साथ ही वो हमारे लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी तक हमारे लिनजुई ने मार्शल आर्ट्स के एम को भी नहीं सीखा हुआ, इसी वजह से वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो वो यंग मास्टर बड़ी स्पीड से उसके करीब पहुंचता है, अपना नाइफ निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। लिनजुई यहाँ पर कहता है ओह शिट, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर हीरो बनने चला था। यंग मास्टर हमारे लिनजुई की बॉडी के अंदर अपना नाइफ दंसाने की बात कहता है, तुम तो यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं या फिर तुम वैंगजियन क्लैन के एक मेंबर नहीं हो। हमारा लिनजुई कहता अपनी दुनिया में मरकर यहाँ पर पहुंचा और लगता है कि अब मैं यहाँ पर भी मरने वाला हूँ। और उसी वक्त उसे फिर से वही फीलिंग आती है, क्योंकि उसे मरने के बाद दोबारा से वही सेम फीलिंग आती है। और उसके बाद जब वो उठता है तो वो दोबारा उसी जगह के ऊपर उठता है, उसी बिस्तर के ऊपर उठता है और कहता है ये क्या, मैं दोबारा से उसी जगह के ऊपर कैसे आ गया हूँ। लिनजुई कहता है तो असल स्टोरी ये है कि मैं मरने के बाद दोबारा से उसी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट हुआ हूँ जहाँ पर मैं पहले दिन रीइंकार्नेट हुआ। तुम्हारे लिनजुई को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि वो चाहे जितनी बार भी क्यों ना मार ले, वो हमेशा मरने के बाद उसी दिन उसी जगह के ऊपर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाएगा। और अगर उसका दिन पूरा हो जाता है तो रात को 12 बजे वो दोबारा से रीइंकार्नेट होगा और उसी जगह के ऊपर दोबारा आ जाएगा और उसके बारे में जितने भी लोगों को जितनी मेमोरीज होगी वो सारी की सारी भूल जाएंगी। लिनजुई कहता है ये दुनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों की दुनिया है, यहाँ पर हमेशा कमजोरों को स्लॉटर किया जाता है, तो मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया, मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लिनजुई जिस जगह के ऊपर रीइंकार्नेट होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो लिनजुई कहता है हालांकि मैं हर बार मरने के बाद दोबारा इसी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट होने वाला हूँ और दिन गुजरने के बाद मैं दोबारा सेम इसी दिन सुबह के वक्त यहीं पर रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी हांगमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट रे फॉर्मेशंस हैं, जिनको टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशंस है, जिनको यूज करके मैं दूसरी जगह के ऊपर भी जा सकता हूँ। मुझे पूरे हांगमैंग कॉन्टिनेंट में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाना होगा टेलीपोर्टेशन रेस को यूज करते हुए, और जहाँ से मुझे कुछ हासिल होगा वहाँ से मैं मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को सीखूंगा, क्योंकि मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और दिन पूरा होने के बाद मैं वापस यहीं पर इसी वैंगजियन क्लैन में ही पहुंच जाऊंगा। मुझे इतना तो पता है कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट कोई छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, मुझे इसके सारे के सारे मैजिकल एरियाज को देखना है। हमारा लिनजुई यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, वो पूरे 100,000 ईयर्स तक सेम एक ही दिन में वो दोबारा से रीइंकार्नेट होता रहेगा। जब उसका ये रीइंकार्नेशन वाला कर्स टूटेगा तब तक 1,00,000 साल गुजरने के बाद वो बड़े बड़े डीमन किंग्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को चुनौती दे सकता है। हम लोग यहाँ पर रीइंकार्नेशन कहता है कि मैंने हांगमैंग कॉन्टिनेंट को घूमने का फैसला किया कि क्योंकि मैं एक ही दिन के ऊपर दोबारा से रीइंकार्नेट हो रहा था, मैंने फैसला किया कि मैं टेलीपोर्टेशन अरेज को यूज करते हुए हांगमैंग कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट प्लेसेस है उनके ऊपर जाऊंगा और वहाँ से तरह तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखूंगा। हमारा लिनजुई सबसे पहले एक ऐसी जगह के ऊपर जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। लिनजुई कहता है मैं ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। मैंने उन सभी लोगों के साथ बैठकर वहाँ पर गप्पे भी लगाई थी। लिनजुई वहाँ पर पेंगुइन्स के पास बैठा होता है, आग जलाकर उनसे बातें कर रहा होता है, लेकिन वो सारे पेंगुइन्स होते हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। इसके बाद वो कहता है क्या तुमने गोस्ट टाउन के बारे में सुना है? मैं गोस्ट वर्ल्ड में भी गया था जहाँ पर नदी के अंदर बहुत सारे पानी के गोस्ट थे, तो मैं उन सभी के साथ वहाँ पर तैरा भी था। तो लिनजुई आगे आगे तैर रहा होता है जबकि गोस्ट उसके पीछे लगे होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं हम लोग थक चुके हैं, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो, तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा है। लिनजुई उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग बकवास गोस्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी स्पीड के साथ मुझे पकड़ सकते हो? तुम तो मोर्टल राम के मेरे जैसे इंसान को नहीं पकड़ सकते, तुम दूसरों को क्या पकड़ोगे? लिनजुई कहता है मैं एक तीसरी होली लैंड में भी गया था प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ के लोग तो बहुत ही बुरे थे, उन लोगों ने मुझे देखते ही वहाँ से मेरा पीछा करना शुरू किया और मुझे भगा दिया, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और मैं मोर्टल राम का कल्टीवेटर था। सभी लोग मेरे पीछे डंडे लेकर पड़े हुए थे और मैं वहाँ से भाग रहा था। हमारा लिनजुई सेंटस जीजी से कहता है मेरी रीइंकार्नेशन के 10,000 साल गुजर चुके थे और 10,000 साल में मैंने हांगमैंग कॉन्टिनेंट के सारे सीक्रेट्स को जान लिया था। मुझे पता चल चुका कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट में क्या कुछ है और क्या क्या हो रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं, एक वैंगजियन क्लैन है, दूसरा चीजाओ पवेलियन है और तीसरा डीमन सी लैंड है, और ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग की इज्जत की जाती है और कमजोर को मार दिया जाता है, उसे बुली किया जाता है। इसी जगह के ऊपर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचते हैं और जो पावरफुल फोर्सेस हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही थी। हालांकि
हालांकि यहाँ पर 4 बड़ी पावरफुल ब्रांचेस थी, लेकिन वो सभी के सभी लोग अपनी ब्रिलियंट की को लेकर कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड थे। लगता है कि जिसके पास ब्रिलियंट की होती है, ब्रिलियंट की को आप लोग स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी जिसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ वही अपनी पावर्स को ज्यादा बढ़ा सकता है और सिर्फ और सिर्फ वही मॉर्टल राम से आगे जा सकता है, क्योंकि इन दुनिया में मॉर्टल राम का कोई भी एक्सपर्ट नहीं था। जितना ज्यादा आपके पास ब्रिलियंट की पावर होगी, उतना ज्यादा आप अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 चीजें इस्तेमाल होती है, एक तो स्पिरिचुअल सी है जो कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, और दूसरा आपका ब्रिलियंट माइंड है जिसको हम लोग यहाँ पर डिवाइन माइंड भी कहते हैं। तो इन दोनों में से एक ही चीज को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अब दोनों चीजों को एक साथ इम्प्रूव करते हैं, अगर आपका डिवाइन माइंड जो है वो भी पावरफुल है और साथ में आपके स्पिरिचुअल सी के अंदर जो आपकी ब्रिलियंट की है वो भी पावरफुल होगी, तभी आप कल्टीवेशन के हायर लेवल को अचीव कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग इन दोनों चीजों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। हमारा लिंजो ये सब कुछ जानने के बाद वहीं पर सर झुकाकर लेट जाता और कहता है, इसका मतलब यह है क्या मेरे पास ब्रिलियंट की पावर नहीं है, तो मैं कभी भी दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी कल्टीवेशन इसी वजह से नहीं बढ़ रही, मैं एक मॉर्टल राम का एक्सपर्ट ही रह गया हूँ। हर बार रीइंकार्नेट होने की वजह से मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, अगले दिन वो सारी खत्म हो जाती है। लेकिन साथ ही वो बताता है एक और चीज का मुझे फायदा हुआ कि जितनी बार मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट होता हूँ, मुझे मेरी सारी की सारी मेमोरीज मेरे पास होती है। मैं अपने डिवाइन माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा हूँ। का मतलब यह है कि मेरे पास जो डिवाइन माइंड है वो इन्फिनिटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। अगले 50,000 साल तक मेरे पास जो ब्रिलियंट की थी वो सारी वहीं पर स्टक रही, यानी कि मॉर्टल राम में स्टक रही, मेरी ब्रिलियंट की जरा भी नहीं बढ़ी। लेकिन मुझे 50,000 साल के बाद इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि यहाँ पर ब्रिलियंट की का इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जितना ज्यादा हम इस डिवाइन माइंड का है। कि अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट की को ही यूज नहीं कर सकते, बल्कि डिवाइन माइंड को भी यूज कर सकते हैं। लिंजुई ने डिवाइन माइंड की पावर को हासिल करने के बाद अपनी 2 उंगलियों के साथ ही वो स्लैश लगा सकता है। वो आसमान के ऊपर एक स्लैश लगाता है तो वहाँ पर एक दादा पोता होते हैं, वो आसमान की तरफ देखते हैं। ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आसमान की तरफ देखो, वहाँ पर क्या है कि वो माउंटेन पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो लिंजुई सिर्फ अपनी उंगली को घुमाकर पूरी की पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये 50,000 साल पहले की बात थी। लिंजुई कहता है तो जहाँ पर मेरे पास ब्रिलियंट की पावर तो नहीं थी, लेकिन ब्रिलियंट की जगह के ऊपर मेरे पास डिवाइन माइंड था जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और डिवाइन माइंड को यूज करते हुए मैं पावर्स को डिस्प्ले कर सकता हूँ। लिंजुई जीजी को बताता है कि 70,000 साल गुजर जाने के बाद मैं कॉन्टिनेंट की जितनी खूबसूरत लड़कियां थी उन सभी की सभी लड़कियों के साथ मैं सो चुका था। हमारा लिंजुई प्रिंसेस जीजी को बता रहा होता है कि उसने पिछले 100,000 ईयर्स में क्या कुछ किया है, वो अपने कारनामे उसे बताता है। फाइनली यहाँ से हमारी सीरीज की शुरुआत होने वाली है, तो हमें जीजी दिखाई जाती है। जीजी उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने ग्रेट मास्टर सुमेरो को डीमन सील के अंदर से जाकर आजाद करवाया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले 1 लाख साल से तुम दोबारा से एक ही दिन में दोबारा से रीइंकार्नेट होते आ रहे हो। तो हमारा लिंजुई से कहता हाँ ये बात वाकई में सच है, यही वो एक ग्लोरियस थिंग है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में की है। तो जीजी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बकवास बातों के ऊपर भरोसा कर लूंगी? मुझे तो लगता है कि तुम्ही ने मुझे पॉइजन दिया है। हमारा लिंजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भरोसा करो, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सामने की तरफ चल पड़ती है और कहती है मुझसे दूर रहो, मुझे लगता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगी। वो चलती हुई आगे की तरफ बढ़ी होती है। हमारा लिंजुई से कहता है तुम बस थोड़ा सा आगे बढ़ो, जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे कुछ ही सेकंड में तुम्हारे सामने कुछ लोग अपने हाथ में मिसालें लेकर खड़े होंगे, लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं, जैसे तुम आगे बढ़ोगे वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो जीजी से कहती है बस भी करो, मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि अचानक से यहाँ पर आगे से कोई निकल आएगा? अगर कोई निकल भी आया तो मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आने वाली। जैसी वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसके सामने 2 लोग होते हैं, उनके हाथ में मिसालें होती हैं और वो कहते हैं हमें प्रिंसेस मिल गई है, चलो जल्दी से उसके पीछे चलो, उसे पकड़ लो। वो दोनों ही बड़ी स्पीड से भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रिंसेस भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कोई मुझे बचाओ। तो वो दोनों ही गुंडे उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से तो पकड़ लो, वरना यंग मास्टर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रिंसेस जीजी भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट आती है और हमारे लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, इन लोगों को रोको, मुझे बचा लो। वो जल्दी से भागती हुई हमारे लिंजुई के पीछे आकर छुप जाती है। लिंजुई कहता मुझे बताओ क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा हो रहा है? वो उसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है। तो लिंजुई से कहता है तो फिर ठीक है, फिर मुझसे एक बात का वादा करो, एक बार मैं यहाँ पर इन लोगों से निपट लूँ उसके बाद तुम्हें मेरे साथ आना होगा। प्रिंसेस कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो लिंजुई उन दोनों गुंडों को वहीं पर मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो प्रिंसेस जीजी को अपने साथ लेता है और कहता है मेरे साथ आओ। उसे अपने साथ लेते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो पेड़ अंदर से
खोखला होता है वो उसे कहता है चलो ठीक है, अब जल्दी से इस पेड़ के अंदर चले जाओ, इसके अंदर एक सीक्रेट पैसेज है, तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर पहले जाना होगा। वो उसे कहती है लेकिन तुम मुझे अंदर क्यों लेकर जाना चाहते हो, इसके अंदर क्या है और मुझे ये बताओ कि ये सीक्रेट पैसेज कहाँ पर खुलता है। तुम्हारा लिन जो ऐसे कहता है मैं तो इस सीक्रेट पैसेज को बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, तुम्हें अंदर जाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार तुम इसके अंदर जाओगी तो दूसरी तरफ जब तुम निकलोगी तो वहाँ पर वो लोग खड़े होंगे जो लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, जिसने तुम्हें पॉइजन दिया और जिसने तुम्हारे पीछे लोगों को भेजा था वो तुम्हें वहाँ पर दिखाई देगा। क्या तुम उन लोगों को चेक नहीं करना चाहती, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया है। तो प्रिंसेस उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार वो मिल जाए उसके बाद देखना मैं उसका क्या करती हूँ, वो बंदा जिसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की मैं उसे मार डालूंगी। हमारा लिंजो से कहता है तो फिर चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वो दोनों सीक्रेट पैसेज के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर उसके अंदर चलने के बाद जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं जीजी हमारे लिंजो से कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ बनाया है। तो लिंजो से कहता है जरा सब्र करो, वहाँ पर सामने देखो वो लोग पहुंच आए हैं। तो जैसे वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक यंग मास्टर होता है और उसके साथ 2 गार्ड्स होते हैं। जो ये कहता है लो यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया था। तो यंग मास्टर वही है जिसने पहले दिन हमारे जुंजी की जान ली थी। यंग मास्टर जिसका नाम सीटू जोई है, वो वेंगजियान पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम जान है, वो एक सुप्रीम एल्डर है, उसका बेटा है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो हमारी प्रिंसेस जीजी को देखते ही कहता है ये कमीनी अभी तक होश में कैसे है, मैंने उन बेवकूफों को कहा था कि बेहोश होने के बाद इसे उठाकर ले आना। प्रिंसेस भी चिल्लाकर उसे कहती है सीटू जोई ये तुमने क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कौन सा पॉइजन दिया है, ये किस किस्म का पॉइजन है। सीटू जोई उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन दिया है जिसको चार्म पॉइजन कहते हैं, वो एक ऐसा पॉइजन है जिसका असर होने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन है। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है, अगर तुम्हारे साथ मैंने डुअल कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर है वो सारी की सारी मुझे मिल जाएगी और मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और मैं बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच सकता हूँ। साथ ही उसकी नजर जब लिंजुई के ऊपर पड़ती है वो उसकी कल्टीवेशन देखने के बाद कहता है प्रिंसेस जिंजी ये क्या तुम एक मॉर्टल राम के कल्टीवेटर के साथ क्यों घूम रही हो, ये तो एक कचरा है, तुम्हें कचरे के जैसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर हमारा लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और हमें यहाँ की इनकी बेस के बारे में बताता है। वो कहता है इस दुनिया में कल्टीवेशन ही सब कुछ है, इन सभी लोगों को लगता है कि हमारा कल्टीवेशन लेवल ही डिफाइन करता है कि हम कितने पावरफुल हैं और हमारा लेवल क्या है। कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर ह्यूमनली एम्परर राम आती है, उसके नीचे ट्रांसेंडेंट राम आती है, फिर रिइंकार्नेशन राम आती है, उसके बाद यूनिवर्सल डिग्री राम आती है, फिर स्पिरिट राम आती है और उसके बाद लास्ट के ऊपर मॉर्टल राम आती है। मॉर्टल राम जो कि इस वक्त मेरे पास है और मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। मॉर्टल राम के लोगों के पास क्योंकि ब्रिलियंट की पावर नहीं होती, इसी वजह से इन लोगों को लगता है कि मॉर्टल राम के लोग कचरा हैं। तो लिंजुई कहता है ये बेवकूफ लोग अभी तक इसी बारे में सोचते हैं, इन्हें लगता है कि ब्रिलियंट की पावर ना होने की वजह से हम लोग मॉर्टल राम में फंसे हुए हैं और कभी भी लेवल अप नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस कि इन लोगों को ये नहीं पता कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इनके ह्यूमनली एम्परर से भी ज्यादा है। मास्टर सीटू जोई अपने साथ जो दोनों गार्ड्स होते हैं उनको अटैक करने के लिए आगे भेजता है और कहता है इस लड़के को मार डालो, प्रिंसेस को पकड़ा मेरे पास लेकर आओ। तो वो दोनों बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, दोनों के पास उनकी तलवारें होती हैं, दोनों एक साथ जंप करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने लगे हैं। जैसे वो लिंजुई के करीब पहुंचते हैं हमारा लिंजुई अपने पास एक छोटा सा नाइफ निकालता है और छोटा सा नाइफ निकालने के बाद सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दोनों के दोनों गार्ड उसके साथ हिट होते हैं और वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। इसके साथ साथ यंग मास्टर सीटू भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा लिंजुई उन दोनों को मारने के बाद यंग मास्टर सीटू से कहता है अगर मैं यहाँ पर एक मॉर्टल राम का एक्सपर्ट भी हूँ फिर भी तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को मारना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं कमजोर चिकन्स को मार रहा हूँ। यंग मास्टर सीटू जोई भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे पावरफुल कल्टीवेटर्स गुलामों को कैसे मार दिया, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, तुम तो सिर्फ एक मॉर्टल राम के एक्सपर्ट हो। मुझे बताओ कि लिंजुई अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने वाले दोनों गार्ड्स को मार देता है सिर्फ एक ही अटैक में। इस सामने जो यंग मास्टर सीटू होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हैरान भी होता है और हमारे लिंजुई से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो इतना नहीं है, फिर भी तुमने मेरे दोनों गार्ड्स को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तो लिंजुई अपने नाइफ को साफ करते हुए उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, अभी अभी तो रात के वक्त ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया है और तुम्हें क्या लगता है कि यूनिवर्सल डिग्री राम कोई बहुत ही पावरफुल लेवल है, तुम तो यूनिवर्सल डिग्री राम में हो जो कि इतना पावरफुल लेवल भी नहीं है। ये बात सुनते ही वो और भी ज्यादा हैरान होता है। यंग मास्टर सीटू से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रात को ब्रेक थ्रू किया और मैं यूनिवर्सल डिग्री राम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। लिंजुई यहाँ पर गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ उसे कहता है जाकर अपने बाप जॉन से पूछना क्योंकि तुम्हारे बाप जॉन ने मुझे ये सब कुछ बताया था। क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ करने की वजह से सी लैंड के साथ तुम्हारे बाप का जो समझौता हुआ था वो सारा खत्म
खत्म हो सकता है, इसी वजह से तुम्हारा बाप मेरे हाथों से मारा भी जा सकता है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डीमन सी लैंड से आए हुए मैसेंजर हो जो कि यहाँ पर आने वाला था मेरे डैड से मिलने के लिए। हमारा लिन जुई से कहता है तुम्हें और क्या लगता है। इसी के साथ ही उसके सामने से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके सामने पहुंचता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ खाने के बाद बेचारा सीटू पीछे की तरफ गिर जाता है। तो लिन जुई से थप्पड़ मारने के बाद उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी को इतने कैजुअली कैसे बता सकते हो कि मैं डीमन सी लैंड से आया हुआ एक कैनवॉय हूँ, यानी कि एक मैसेंजर हूँ। तो अब जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और माफी की भीख मांगो। हमारा लिन जुई यहाँ पर हमें ये बात बताता है कि इस यंग मास्टर सीटू का डैड है जान सीटू ने डीमन सी लैंड के साथ एक समझौता किया हुआ है। उस समझौते के मुताबिक उसे यहाँ पर से कुछ सीक्रेट्स निकाल कर उन लोगों को देनी है डीमन सी लैंड वालों को, और उसके बदले में डीमन सी लैंड वाले उसकी मदद करेंगे पूरे के पूरे वैंगजियान सेक्टर को कंट्रोल करने में। वो उसे वैंगजियान सेक्टर का मास्टर बना देंगे। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि उस सुप्रीम मास्टर सीटू जान ने बहुत ही नालायक बेटे को जन्म दिया है जिसे बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैं यहाँ पर उस मैसेंजर की आइडेंटिटी लेकर इस लड़की को यहाँ पर बेवकूफ बनाने वाला हूँ। सीटू जू जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे कहता है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दे। सीटू जू यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, प्लीज मुझे माफ करे, इस बार मुझे माफ कर दे। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है कि ये डीमन सी लैंड से आया हुआ कोई मैसेंजर है, क्योंकि ये तो मोर्टल राम का एक्सपर्ट है। इसकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ये मोर्टल राम का एक्सपर्ट है। लेकिन अभी अभी इसने यहाँ पर जितनी स्पीड को शो करवाया है मैं अपनी यूनिवर्सल डिग्री राम में रहते हुए भी इतनी ज्यादा स्पीड को शो नहीं करवा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में वही डीमन सी लैंड से आया हुआ मैसेंजर है जो मेरे डैड से मिलने के लिए आया है। तो हमारा लिन जुई अब यहाँ पर उसे सजा देने वाला है। लिन जुई से कहता अपना एक बाजू काटो और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही उसके सामने अपना नाइफ भी फेंक देता है। तो लिन जुई सामने जब नाइफ फेंकता है तो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है, रोते हुए कहता है प्लीज लॉर्ड एनवाई मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरी जान बख्श दे, मैं दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। लिन जुई से कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि अपना एक बाजू काटो और यहाँ से चले जाओ। शुक्र करो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, वरना मैं इस तरह कहने पर तुम्हारी जान भी ले सकता था। अपने हाथों से करो वरना मैं अगर करूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो जल्दी से उस नाइफ को उठा लेता है, अपने हाथ की तरफ उस नाइफ को करता है और इसी के साथ इस नाइफ को चला देता है। वहाँ पर उसके जोरदार चीखने की आवाज आती है। तो यंग मास्टर सीटू ने अपना एक बाजू काट दिया और तो अपना एक हाथ काटने के बाद वो हमारे लिन जुई से कहता है यंग मास्टर अब मुझे बताएं क्या इतना काफी है। लिन जुई से कहता है अच्छा ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से चले जाने के बाद प्रिंसेस आगे बढ़ती है और हमारे लिन जुई से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। फिर साथ ही वो से कहती है क्या तुम मुझे मेरे क्लैन में वापस छोड़ने जा सकते हो, मुझे अकेले में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लिन जुई से कहता हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर दी है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बॉडी के अंदर चार्म पॉइजन है। क्या तुम उस चार्म पॉइजन को निकलवाना नहीं चाहती? तो तुम चाहो तो इस पॉइजन के साथ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बॉडी से इस पॉइजन को निकालने में मेरी मदद करो। के बाद हमारा लिन जुई वहाँ से एक बड़े से फीनिक्स पंछी को पकड़ता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। तो प्रिंसेस भी उसके साथ ही होती है। तो जीजी और ये दोनों वहाँ से वापस की तरफ वैंगजियन सेक्टर की तरफ जा रही होती है। प्रिंसेस कहती है ये तो एक नैनमिंग फीनिक्स बर्ड है। अरे वैंगजियन सेक्टर में जो पावरफुल एल्डर्स होते हैं वही इस तरह के एक फीनिक्स बर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और सिर्फ यूनिवर्सल डिग्री राम के एक्सपर्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये लड़का मोर्टल राम में रहते हुए एक बड़े से फीनिक्स पंछी को भी कंट्रोल कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन है। लिन जुई उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बांकने के बाद उसे कहता है लड़की मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पिछले 1 लाख साल से यहाँ पर इसी एक ही दिन में फंसा हुआ हूँ और मुझे यहाँ के सभी सीक्रेट्स के बारे में पता है, यहाँ तक कि मुझे वैंगजियन क्लैन के सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता है। यंग मास्टर सीटू जैसे एक प्ले बॉय को डरा कर किस तरह भगाना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह के एक फीनिक्स पंछी को कंट्रोल नहीं कर सकता? मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने की बात सोच रही होती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, इस लड़के ने यहाँ पर ये भी जान लिया जो मैं अपने दिल में सोच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ये लड़का कब से जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच कह रहा है। तो प्रिंसेस लिन जुई से कहती है मुझे बताओ क्या तुम वाकई में मेरी बॉडी के अंदर जो चार्म पॉइजन है क्या उसको ठीक कर सकते हो? कि मेरी एंगेजमेंट तो पहले से तय हो चुकी है, 2 साल के बाद मेरी 7th डीमन एम्परर के साथ शादी होने वाली है। तो प्रिंसेस से पूछती है क्या तुम्हें पता है क्या 7th डीमन एम्परर कौन है? मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें काफी कुछ पता है। तो लिन जुई कहता हाँ मुझे पता है, मैं 7th डीमन एम्परर को सभी के सभी डीमन किंग्स को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा लिन उसे बताता है कि 7th डीमन एम्परर जो है हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के 3 पावरफुल एम्परर्स में से एक एम्परर है। तुरंत स्टार टेरिटरी में उससे ज्यादा पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है। तो तुम ये जानना चाहती हो कि वो कितना पावरफुल है, तो इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके हाथों से मरने वालों की तादाद कोई 2-4-50,000 नहीं है, बल्कि कई
मिलियंस में है। प्रिंसेस उसे कहती है तो तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम मुझे यहाँ पर अपने साथ बिठाकर लेकर जा रही हो और ऊपर से मेरे पर चार्म पॉइजन का इफेक्ट भी है। अगर मेरे फियांसे डीमन किंग को इस बारे में पता चल गया कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत किया है तो फिर क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? हमारा लिन जुई से कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो मुझे टच भी नहीं कर सकता क्योंकि रात 12 बजे मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और मेरे बारे में तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। लिन जुई उसके पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है फिलहाल के लिए हम इस बारे में बात नहीं करते, मेरी रीइंकार्नेशन को दोबारा रिसाइकल होने में पूरे 3 घंटे हैं और मुझे लगता है कि 3 घंटे में हम लोग 5 बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या करने की बात हो रही है। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या क्या हम लोग 5 बार करने वाले हैं? इसी के साथ हमारा लिन जुई कहता है मुझे अचानक से अपनी बॉडी काफी अजीब सी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, उसका कर्स टूटने वाला है। प्रिंसेस के ऊपर जो चार्म पॉइजन है वो इफेक्ट कर रहा होता है और उस चार्म पॉइजन की वजह से क्योंकि उसके सामने लिन जुई होता है, लिन जुई से उसे प्यार हो जाता है। लिन जुई कहता है ये क्या बकवास है, इसका जो चार्म पॉइजन है वो इस तो इफेक्ट ले रहा है, मैंने तो अभी इसके साथ कुछ किया भी नहीं है और रीइंकार्नेशन होने में भी 3 घंटे बाकी है। लिन जुई अब यहाँ पर घबरा जाता है और उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हो। प्रिंसेस उसे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकाल दो और साथ ही वो उसके सामने कुछ ऐसे पोजेस बना रही होती है जिसको हमारा लिन जुई बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता। जल्दी से उसे वहीं पर गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है हम लोग अभी तक लैंड नहीं हुए, चलो जल्दी से किसी जगह के ऊपर लैंडिंग करो। और उसके बाद हमारा लिन जुई वहीं पर किसी जगह के ऊपर लैंडिंग करता है और उसके बाद वो रात को 12 बजने से पहले हमारा लिन जुई उसके साथ कुछ कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि 12 बजे के बाद उसका रीइंकार्नेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और वो दोबारा से अपने उसी घर में उसी बिस्तर में अपीयर होगा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। इस बार सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है और हमारा लिन जुई उठता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है दोबारा से वही बोरिंग दिन शुरू होने वाला है। ऐसे वो उठकर साइड के ऊपर देखता है, उसके साइड के ऊपर प्रिंसेस जीजी लेटी होती है। प्रिंसेस जीजी को देखकर वो बहुत सा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो प्रिंसेस भी उठकर बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। प्रिंसेस से कहती है तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने कहा था कि रात 12 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दिया। लेकिन रात के 12 गुजर गए और आज सुबह भी हो चुकी है और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ भी कर लिया और तुम दोबारा से रीइंकार्नेट भी नहीं हुए। हमारा लिन जुई से कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है, महीने का कौन सा दिन है? वो से कहती है आज जुलाई 27 है। जुंजी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं पिछले 1 लाख साल से जुलाई 26 में फंसा हुआ था और आज जुलाई 27 है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि पिछले 1 लाख साल का जो कर्ज था वो खत्म हो चुका है, मैं दोबारा से उस रीइंकार्नेट नहीं होने वाला। जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फाइनली मैं उस कर्ज से बाहर निकल चुका हूँ। इसी के साथ ही हमारा जुंजी जहाँ पर इस हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे पावरफुल लोग जिनमें 8 डिवाइन क्रीचर्स हैं, 4 हिमली स्टार राम मास्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे सेक्टर्स के कुछ एल्डर्स और मास्टर्स हैं जिनसे उसने बदला लेना है। वो कहता है इन सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा काम मांगा था और हर बार ये लोग मुझे मार देते थे, लेकिन अब जबकि मेरा रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, यानी कि मेरे पास अब बहुत सारे दिन है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो सभी लोग मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे बदला लेने के लिए आने वाला हूँ। तो प्रिंसेस जीजी तो रोना शुरू कर देती है और चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है तुमने मेरे साथ वो सब कुछ खा लिया और अब यहाँ पर तुम यहाँ से भाग जाओगे, तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करोगे, तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखा देकर मेरे साथ वो सब कुछ किया है, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। तो मैं लिन जुई से कहता है प्रिंसेस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसे अपने गले से लगा लेता और कहता है इस बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा किया है मैं तुम्हारे साथ इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता हूँ कि पिछले 1 लाख साल से मैं जहाँ पर जिस भी लड़की के साथ कुछ रिलेशनशिप रखता था, अगले दिन वो लड़की मेरे बारे में सब कुछ भूल जाती थी। इस पूरी जिंदगी में तुम वो पहली लड़की हो जिसे मेरे बारे में कुछ याद है, तो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। माना लिन जुई कहता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब मैं अपने रीइंकार्नेशन साइकिल को छोड़ूंगा तो सबसे पहला काम ही यही करूंगा कि 3 बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर्स में से एक एम्परर की फियांसी को चोरी कर लूंगा। अगर एम्परर को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लगता है क्या मुझे भी अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ अपनी कल्टीवेशन मेथड्स को भी अप्लाई करना होगा ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, यानी कि मैं ब्रिलियंट की पावर को भी यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत वैंगजियन क्लैन से की जाएगी। प्रिंसेस जीजी हमारे लिन जुई से कहती है तुम्हें अपने वर्ड्स को पूरा करना होगा, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इसी वक्त वहाँ पर इसकी एक एल्डर आ जाती है। वो एल्डर वहाँ पर आती है और कहती है कौन है यहाँ पर, हमारी प्रिंसेस जीजी को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी उसे टच करने की। वैंगजियन क्लैन की एक एल्डर होती है, वो अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आई होती है। लिन जुई से कहती है हमारी प्रिंसेस को छोड़ दो, ये हमारे क्लैन की एक सेंटस है। इस एल्डर का नाम बताया
बताया जाता है कि इस एल्डर का नाम जैंग कियान होता है, तो हम लोग इसको एल्डर जैंग भी कह सकते हैं। एल्डर जैंग अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए आई है, जबकि लिनजुई को वो एक चोर समझ रही है, जहाँ फिर उसको ये समझ रही है कि उसी ने इसका था। हमारा लिनजुई अपने रीइंकार्नेशन साइकिल से बाहर निकल चुका है। बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहली चीज होती है प्रिंसेस जीजी के साथ उसका रिलेशनशिप, यानी कि वो प्रिंसेस जीजी की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, क्योंकि रात के वक्त पिछले दिन उसने कुछ उसके साथ कर दिया था। तो यहीं पर वैंगजियान क्लैन की एक एल्डर जिसका नाम एल्डर जैंग है, वो वहाँ पर आती है अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए। वहाँ पर आने के बाद हमारे लिनजुई से कहती है, तुम चोर कहेंगे, तुम हमारी प्रिंसेस को कहाँ पर लेकर जा रही हो। लिनजुई एल्डर जैंग के बारे में भी काफी कुछ जानता है। वो एल्डर जैंग की तरफ देखता है और कहता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल लड़की है, लेकिन फिर भी इसका पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पास में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती और उन सीक्रेट्स को ये जानना चाहती है। एल्डर जैंग अपने पास एक नेट निकालती है, जो कि इनकी स्पेशल टेक्निक होती है, जिसको ड्रैगन ट्रैप नेट कहते हैं। वो उस ड्रैगन ट्रैप नेट को निकालती है और उसके ऊपर फेंक देती है। ड्रैगन ट्रैप नेट काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि ड्रैगन को पकड़ने के लिए, इसी वजह से वो काफी बड़ा नेट है। लिनजुई के साथ जो प्रिंसेस जीजी होती है, वो उसे कहती है, लिनजुई प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये ड्रैगन ट्रैप नेट है, एक बार तुम इसके अंदर पकड़े गए तो तुम इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। माना लिनजुई से कहता है, प्रिंसेस तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा नेट है और इस नेट को काटना तो मेरे लिए बहुत ही आसान सी बात है। तुम्हारा लिनजुई अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाता है। ऊपर की तरफ उठाने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एक सर्कल में अपनी एनर्जी स्लैश लगाता है। उस एनर्जी स्लैश की मदद से वो उस ड्रैगन ट्रैप नेट के ऊपर अटैक करता है, तो वहाँ पर जबरदस्त रोशनी निकलती है और इसी के साथ ही ड्रैगन ट्रैप नेट के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एल्डर जैंग भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ड्रैगन ट्रैप नेट, ये तो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट ट्रैप है। इस ट्रैप को यूज करते हुए हम लोग ड्रैगन्स को पकड़ते हैं। स्पेशल ट्रैप को हमारे सेक्टर मास्टर ने पर्सनली बनाया था, तो फिर इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ ड्रैगन ट्रैप नेट को कैसे तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के साथ एक ही मूव को यूज करते हुए इसको तोड़ा है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मिस्टीरियस भी है। एल्डर जैंग फिर से नीचे की तरफ उतरती है और उसे कहती है, प्रिंसेस जीजी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एल्डर यहाँ पर आपको बचाने के लिए आई है, चाहे इसे यहाँ पर इस लड़के की जान ही न लेनी पड़े, ये फिर भी आपको बचाकर लेकर जाएगी। वो हमारे लिनजुई के सामने आकर रुक जाती है, तो लिनजुई से कहता है, जैंग किंग तुम ये कर क्या रही हो? तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे फादर इस वक्त कहाँ पर है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने फादर को ढूंढ रही हो। तुम्हारे फादर से जब आखिरी बार मिला था, तुम्हारे फादर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जाकर ये बात बता दूं कि 10 साल के बाद वो तुमसे और ज्यादा नफरत नहीं करेंगे, 10 साल बाद तुम उनसे मिलने के लिए जा सकती हो। तो एल्डर जैंग उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा होती है और उसे कहती है, तुम्हें मेरे फादर के बारे में कैसे पता? तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो? आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? लिनजुई कहता है, अगर तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहती हो कि इस वक्त कहाँ पर है, तो फिर तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर वैंगजियान पवेलियन में जाना होगा। तो एल्डर उसे कहती है, लेकिन तुम हमारे वैंगजियान पवेलियन में क्यों जाना चाहती हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? मैं एक एल्डर हूँ और मैं एल्डर होने के नाते किसी भी आम बंदे को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकती जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। लिनजुई उसे कहता है, इस बात से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हें बस मुझे रास्ता दिखाना है। अगर अपने फादर के बारे में जानना चाहती हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। चाहता हूँ कि तुम मुझे सेफली वैंगजियान पवेलियन के अंदर लेकर जाओ। एक सीन में वैंगजियान पवेलियन का दिखाया जाता है। जब एल्डर जैंग वहाँ पर हमारे लिनजुई को अपने साथ लेकर पहुँचती है, तो उनके जो डिसाइपल्स होते हैं वो उनके सामने घुटने टेक कर खड़े होते हैं। लिनजुई एल्डर जैंग से भी आगे आगे चल रहा था, वो बहुत ही एरोगेंटली उसके आगे आगे चल रहा था। वो डिसाइपल्स जो होते हैं वो देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। उनमें से 2 डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो कि चुप नहीं रह पाते, वो बात करते हुए कहते हैं, हाँ ये लड़का कौन है? ये इतना एरोगेंट क्यों है जो कि एल्डर के सामने इस तरह एरोगेंटली चल रहा है? एल्डर जैंग के सामने ऐसे नहीं चलना चाहिए। दूसरे वाला कहता है, मुझे लगता है कि ये सीटू के कुत्तों में से कोई एक कुत्ता होगा जो कि बाकी सभी को यहाँ पर दबा कर रखते हैं। ये अपनी पावर के बेस पर बाकी सभी को अपने सामने झुका लेते हैं। लिनजुई उन लोगों की बातें सुन लेता है और उनकी बातें सुनने के बाद एल्डर जैंग से कहता है, एल्डर जैंग इन दोनों की कल्टीवेशन को डिसबॉलिश कर दो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बैक के पीछे बात कर रहे हैं। वो लड़के उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर हमारी एल्डर जैंग को ये कह रहे हो कि तो वो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करे? वो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगी और ना ही हमें हर्ट करेंगी। एल्डर जैंग हमारे लिनजुई की बात सुनने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए दोनों लड़कों पर अटैक करती है, दोनों की कल्टीवेशन को अबॉलिश कर देती है और उनसे कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एल्डर जैंग के सामने इस तरह बात करने की? मैं यहाँ पर तुम्हारी एल्डर हूँ, मेरे सामने चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठे रहो। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनमें से कोई भी वहाँ पर बात नहीं करता। वो लोग कहते हैं, जी एल्डर प्लीज हमें माफ कर दे, आज के बाद हम में से और कोई भी यहाँ पर आपके सामने बात नहीं करेगा। लिनजुई फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उसके साथ साथ एल्डर जैंग उसके पीछे ही होती है। तो एल्डर जैंग उसे कहती है, जरा रुको, मुझे ये तो बताओ कि तुम हमारे वैंगजियान पवेलियन में आए क्यों हो? तुम्हें हमारे सेक्टर से क्या चाहिए? यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम आए हो? तो हमारा लिन उसे कहता है, मैं यहाँ पर सुजेरिन किंजी से मिलने के लिए आया हूँ। वो उसे कहता है, जाओ जाकर
जाकर सुजरीन को इस बारे में बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, उसे इन्फॉर्म करो और देखना वो मुझे खुद मिलने के लिए बुलाएगी। जैंग उसे कहती है बेवकूफ मत बनो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल नाम के एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्यों लगता है कि हमारी एल्डर तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ एल्डर नहीं है बल्कि पूरे की पूरे वेंजियान पवेलियन की मास्टर भी है। लिंजुई कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि वो मुझसे मिलती है या नहीं, तुम्हें क्यों लगता है मुझसे नहीं मिलेगी? वो आगे बढ़ता है, जीजी के सर पे हाथ रखते हुए कहता है जीजी जाओ जाकर रेस्ट करो, पर मैं यहाँ का काम खत्म कर लूँ, मैं जाकर मास्टर से मिल लूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर वो बाकी वहाँ से चली जाती है। जबकि एल्डर जैंग पीछे खड़ी सोच रही होती है आखिर इस लड़के ने उस लड़की के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि हमारी लिटिल सेंटर जीजी इसकी बातों को कितनी ओबीडियंटली मान रही है। वो चुपचाप इसकी बात मानकर यहाँ से चली गई। हमारा लिंजुई एल्डर जैंग को कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक फार्मूला बताने वाला हूँ, तुम्हें जाकर अपनी मास्टर को ये फार्मूला बताना है। अगर तुम्हारी मास्टर ने ये फार्मूला सुन लिया तो देखना वो खुद मुझे बुलाएगी अपने आप से मिलने के लिए। इसके साथ ही हमारा लिंजुई से वो सारा फार्मूला बता देता है। तो ये फार्मूला मेरे तो किसी काम का नहीं है और ना ही मेरे पल्ले पड़ने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। एल्डर जैंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है इसने जो फार्मूला बताया है ये तो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है और इस तरह की बातें मेरी मास्टर को ही समझ आती है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि मास्टर सुजरीन को ये समझ आ जाए। तो जाके उसको बताकर देखते हैं, क्या पता वो इस लड़के को मिलने के लिए इनवाइट कर ले। एल्डर जैंग उसे कहती है ठीक है, मैं जाकर अपनी मास्टर सुजरीन को ये बताने वाली हूँ, तुम यहीं पर रुकना, इंतजार करना, मैं वापस आकर तुम्हें बताती हूँ। जो इसे कहता है ठीक है मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो हमारा लिंजुई वहीं पर रुका होता है। तो उसी वक्त उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई कहता है सीनियर ब्रदर वॉच आउट। साथ ही ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस कर रही होती है, वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होते हैं। एक लड़की एक लड़के के साथ फाइट कर रही होती है और अपनी तलवार के अटैक के साथ वो उस लड़के को हरा देती है। तो लिंजुई वहीं पर पहुंच जाता है। बाकी के लड़के उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं जूनियर सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत अमेजिंग हो, तुमने अभी जिस मूव को यूज किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लिंजुई वहाँ पर आता है और उनसे कहता है लड़कों तुम लोग क्या यहाँ पर स्वर टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो? उनमें से कुछ लड़के तो गेट पर थे, वो लोग उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तो वही है। तो लिंजुई उन लोगों से कहता है तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। जैसे तुम बाकी सभी लोगों से बात करते हो वैसे मुझसे भी बात करो। वो सभी लड़के जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे साथ कुछ भी बुरा मत करना, हम लोग तुमसे माफी मांगते हैं, हम लोग बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वो जूनियर सिस्टर हमारे लिंजुई की तरफ देखती है और कहती है तुम कौन हो, यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारे सामने इतने वियर्डली क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो वो लड़के पीछे की तरफ घूमते हैं और अपनी सीनियर जूनियर सिस्टर को बताते हैं। वो कहते हैं तुमने दरवाजे के ऊपर दोनों डिसाइपल्स को नहीं देखा, उन दोनों डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को डिबॉलिश कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने इस लड़के के खिलाफ वहाँ पर बुरी बातें की थी। इसी वजह से एल्डर जैंग ने उन दोनों को सजा देकर उनकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया। इस वजह से हम लोग घबराए हुए हैं, कहीं हम लोग हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे हम लोग इसको प्रोवोक कर दें और कहीं हमारी कल्टीवेशन भी अबॉलिश न कर दी जाए। हमारा लिंजुई आगे बढ़ता है और उस लड़की से कहता है यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, सभी लोग मुझसे डर रहे हैं लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस इंटरेस्टिंग टेक्निक को देखने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज कर रही हो, मुझे पता है कि तुम डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल्स यूज कर रही हो, लेकिन तुमने इस प्रैक्टिस को गलत किया है, यानी कि तुमने इसको गलत प्रैक्टिस किया है। ये बात सुनते ही वो लड़की भी हैरान होती है और कहती है क्या तुमने अभी भी क्या कहा कि मैंने इसको गलत प्रैक्टिस किया है, लेकिन तुम्हें हमारे डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल के बारे में कैसे पता है? ये तो वेंजियान पवेलियन का एक स्किल है। लिंजुई से बताता है कि कैसे तुम इस टेक्निक को यहाँ पर ठीक कर सकती हो। वो उसे इसके बारे में बताता है इसको कैसे ठीक करना है। जब तुम तलवार को उठाती हो तुम्हारी इंटेंशन सामने की तरफ होनी चाहिए कि पीछे की तरफ होनी चाहिए। बाद वो उसे कुछ बताता है जो कि उसी के पल्ले बढ़ने वाला है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही वो लड़की भी काफी हैरान होती है, उसे भी लगता है कि इसने जो टेक्निक बताई है वो ठीक बताई है। वो उसे कहती है मास्टर मुझे बताएं कि मैं इसको कहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ। हमारा लिंजुई वहीं पर बैठ जाता है, अपने कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ अगर तुम मुझसे सीखना चाहती हो, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? अगर तुम सीखना चाहती हो तो फिर जल्दी से मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन से मैजिक स्किल्स हैं। बस सुनते ही वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो उसके पीछे वाली साइड पर जाती है, जाकर उसका कंधा दबाना स्टार्ट कर दिया है। हमारा लिंजुई कहता है हाँ मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें ये सिखाना है या नहीं। क्योंकि सभी लड़के गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं हम लोग भी जूनियर सिस्टर से हम लोग ये सब कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन इस लड़के ने देखो कितनी आसानी से इससे ये सब कुछ करवा लिया। ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, किस तरह ये लड़कियों से अपनी खिदमत करवा रहा है। तो उसी वक्त एल्डर जैंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो लिंजुई से कहती है लिंजुई चलो जल्दी से आ जाओ, मेन हाल में हमारी चीफ सुजरीन तुमसे मिलना चाहती है। लिंजुई इस छोटी लड़की से कहता है ठीक है बाय, मुझे यहाँ से जाना होगा तुम्हारी मास्टर से मिलने के लिए, तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बाद में तुमसे बात करूंगा। लिंजुई इस लड़की को बाय बोलने के बाद मास्टर
सुजरिन से मिलने के लिए चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर जैंग अपनी स्टूडेंट चियर से कहती है, चियर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद और मार्शल आर्ट्स के सेकंड राउंड में कदम रखना है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम बस इन बच्चों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हें बताया था कि तुम्हें आम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर नहीं करना। तो चियर अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर ये बंदा कौन था, इस बंदे को हमारे डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल के बारे में पता था और उसने मुझे यहाँ पर ये भी बताया कि मैं यहाँ पर गलती कर रही हूँ, मैं इस लास्ट मूव को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही। तो जैंग उसे कहती है, ये किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि हमारा ये डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल ये वेंजियन सेक्टर का सीक्रेट स्किल है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और स्पेशली तुम्हारा ये लास्ट मूव जो 10वां मूव है, यानी कि इसकी जो 10वीं फॉर्म है वो अभी तक डिसाइफर भी नहीं की गई। फिर इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चल सकता है। वो लड़की अपने बाजू को ऊपर की तरफ उठाती है और उसे कहती है, मास्टर जैंग जरा देखना, उस लड़के ने मुझे जिस तरह बताया मैं बिल्कुल वैसे ही इसको दोबारा प्रैक्टिस करके देखने वाली हूँ, क्या वाकई में उसने सही बताया या गलत बताया। जब वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है तो वो ठीक से उस टेक्निक को परफॉर्म कर लेती है। इसमें अभी भी कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशियां बाकी है। एल्डर जैंग इस बात से पहुंचता हैरान होती है और कहती है, ये इम्पॉसिबल है, हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक इस लड़के को कैसे पता चल गई और 10th फॉर्म तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई, तो फिर इसको कैसे पता चला कि इस टेक्निक को इस तरह परफॉर्म करना है। उसी वक्त हमारा लिन जुई दूसरी तरफ मास्टर सुजेन के सामने पहुंच चुका है, जो कि वेंजियन पवेलियन की मास्टर सुजेन से मिलने के लिए के मेन हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है और हमारा लिन जुई उसके सामने खड़ा होता है। तो सुजेन हमारे लिन जुई से कहती है, तुमने वो टेक्निक जो कि एल्डर जैंग को बताकर यहाँ पर भेजा था वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, उसको रिटर्न टू एन ग्रेट ड्रीम टेक्निक कहा जाता है। एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिस टेक्निक को जनरेशन टू जनरेशन हमारे वेंजियन पवेलियन में सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स को ही बताया जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ मास्टर को बताया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें हमारे सेक्टर की इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें इस टेक्निक के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। लिन जुई से कहता है, तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक के बारे में बात कर रही हो, मुझे सिर्फ इस टेक्निक के बारे में नहीं पता, मुझे तो तुम्हारी इस ग्रेट टेक्निक के फ्लॉज के बारे में पता है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर फ्लॉज हैं। तो सुजेन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा होती है और उसे कहती है, ये वाली टेक्निक्स पिछले 3000 साल से हमारे एंसेस्टर्स हमें आगे पास डाउन करते आ रहे हैं और तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर फ्लॉज रह गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसके अंदर फ्लॉज होते तो पिछले 3000 साल में कोई ना कोई एल्डर इसको पहचान लेता। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो। साथ ही वो अपने पास से अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कुछ स्नेक टाइप के मॉन्स्टर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उनको आगे की तरफ भेजती है। सुजेन उसे कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ पर ये नहीं बताता कि तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पोलाइटली बात नहीं करूंगी। जो ये अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, एनर्जी को रिलीज करता है, सामने की तरफ हाथ से एक स्लैश लगाता है, उसके जितने भी स्नेक्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारा लिन जुई से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आना। मुझे ये भी पता है कि लास्ट नाइट तुम इसी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारे इंटरनल इंजरीज है। तुम यहाँ पर अपनी पावर को इस तरह बेतुके इस्तेमाल करती रहोगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज जो है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता उन सारी इंजरीज को हील करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने तक तो वो इंजरीज बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। ये बात सुनते ही सुजेन भी सोच रही होती है, इस लड़की को कैसे पता चला कि लास्ट नाइट में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। लास्ट नाइट प्रैक्टिस करने के बाद ही मुझे बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरीज हुई थी। मैं सुप्रीम टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाई। लेकिन एक और बात यह है कि मैं तो उस वक्त अपने फॉरबिडन एरिया में थी, अपने सुप्रीम क्लियर पॉन्ड में, जहाँ पर जाना तीसरे बंदे के लिए बिल्कुल भी वंशित है, जहाँ पर तीसरा बंदा बिल्कुल भी नहीं जा सकता, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स जा सकते हैं। लेकिन इस लड़के को ना सिर्फ इतना पता है कि मैं लास्ट नाइट क्लियर पॉन्ड के अंदर बैठकर इस टेक्निक को मास्टर कर रही थी, बल्कि इसको ये भी पता है कि उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज है। इस लड़के को इस सब के बारे में कैसे पता हो सकता है? आज ये लड़का है कौन, मुझे समझ नहीं आ रही। लिन जुई से कहता है, मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादातर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वहाँ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसके साथ ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो ऊपर उसकी चेयर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें एक बात अपने बारे में बता दूं कि मुझे नीचे खड़े होकर ऊपर देखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा लोगों को नीचे झुकाकर देखता हूँ। उसके सामने खड़ा कर नीचे की तरफ उसकी तरफ देख रहा होता है। वो उसे एक और बात कहता है, दोबारा मुझे कभी भी डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं किसी की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। लिन जुई कहता है, मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, मुझे एक और बात भी पता है कि इस वक्त तुम्हें 2 चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। लिन जुई क्योंकि उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ा होता है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसकी की पावर रिलीज हो रही होती है। सुजेन भी सोच रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो मॉर्टल ड्राम के फर्स्ट लेवल पर है, मेरे सामने खड़े होकर इसका प्रेशर इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है कि मेरी सांस बंद हो रही है।
तुम्हारा लिन जो से बताता है कि वो दो बातें कौन सी हैं। वो उसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि डीमन सी लैंड और उसके साथ साथ रेड हीमन पवेलियन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए हैं, की वजह से वैंगजियान क्लैन के ऊपर और बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि वो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो वैंगजियान क्लैन वालों को बड़ी आसानी से वो हरा सकते हैं। तुम्हारा वैंगजियान क्लैन कभी भी इन दोनों क्लैंस में से किसी एक का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, तुम हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। फिर साथ ही हमारा लिन से कहता है और दूसरी बात यह तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल, तुम एक लंबे अरसे से अपनी कल्टीवेशन लेवल में फंसी हुई हो, तुम रीइंकार्नेशन के लास्ट स्टेप के ऊपर फंसी हुई हो, लेकिन तुम दूसरी ट्रांसेंडेंट राम में अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं करवा पा रही। चाहे कितने साल गुजर चुके हैं लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रही। तुम्हारे इस खामी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम कैसे ब्रेक थ्रू कर पाओगी, इसी वजह से मैं तुम्हारी इस खामी को दूर कर सकता हूँ। लिन जो यहाँ पर उसके सामने अपनी डील रखता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे वादा करो कि तुम मेरी डील को एक्सेप्ट करोगी, तो उस डील के मुताबिक मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। तो ज़ेन उसे कहती है अच्छा फिर ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और साथ ही वो सोच रही होती है इस लड़की को मेरी कल्टीवेशन के बारे में पता है कि मेरी कल्टीवेशन टॉप लेवल पर फंसी हुई है और मैं अगले लेवल में लेवल अप नहीं कर पा रही। ये लड़का है कौन जिसे मेरे सेक्टर के इतने ज्यादा सीक्रेट्स के बारे में पता है। तुम्हारा लिन जो से कहता है मेरी डील बहुत ज्यादा आसान है, मुझे तुम्हारी सेक्टर का सुप्रीम क्लियर पॉइंट चाहिए ताकि मैं वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर सकूं। ये बहुत ज्यादा आसान है। तो सेक्टर मास्टर सुजेन उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें दूसरे मास्टर का दिखाया जाता है। मास्टर जानजू का सीन दिखाया जाता है। तो जानजू को जब पता चलता है कि उसके बेटे का एक बाजू कट चुका है, तो उसका बेटा जब उसके पास वापस आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कैसे हो गया। उसके सामने वो दोनों गार्ड्स होते हैं जो कि उसके साथ गए थे। वो उनसे कहते हैं क्या तुम लोग मेरे बेटे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। दोनों से कहते हैं सीनियर जानजू प्लीज हमें माफ कर दे, हम वाकई में मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन असल में वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हमें उस लड़की के बारे में न्यूज मिल चुकी है, हमें पता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। इस वक्त वो हमारी सेक्टर मास्टर सुजेन से मिलने के लिए मेन हॉल में मौजूद है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलेगा हम अपने लोगों को वहाँ पर भेजने वाले हैं और उसे मार डालेंगे। बेटे के बाजू के कटने का बदला हम उससे लेकर रहेंगे। ये बात सुनते ही एल्डर जानजू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो बंदा वहाँ पर उस मेन हॉल में चला गया। अच्छा ठीक है तुम लोग दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो वो दोनों ही गार्ड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जान बख्श दी। और वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी वक्त मास्टर जानजू वहीं पर खड़े खड़े अपनी आइस पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन दोनों को भी समझ आ जाती है कि एल्डर ने उन्हें छोड़ा नहीं है। वो उसे गाली देते हुए कहते हैं कमीने कहेंगे तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया है, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। ग्राउंड के ऊपर से आइस उनकी बॉडी के अंदर फैल जाती है और वो वहीं पर पूरे के पूरे आइस क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं। मास्टर जानजू उन दोनों को आइस क्रिस्टल्स बनाने के बाद कहते हैं तुम्हारे जैसे कुत्तों का क्या फायदा जो कि अपने ही मालिक की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। तो ऐसे कुत्तों को मार दिया जाता है और वो आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए दोनों क्रिस्टल स्टैचूज के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं। उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद वो उन दोनों की बॉडीज को वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पर उसने उन दोनों गार्ड्स को मार दिया है तो उसका बेटा भी वहीं पर खड़ा होता है। उसका बेटा उसे कहता है डैड उस बंदे ने कहा था कि वो डीमन लैंड से आया हुआ एक कैनवॉय है, क्या आपको भी लगता है कि वो कैनवॉय नहीं है, यानी कि वो डीमन लैंड से आया हुआ मैसेंजर नहीं है। डैड उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के कहेंगे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी बेवकूफों वाली हरकतें छोड़ दो। तो डीमन लैंड से आया हुआ एनवॉय होगा वो इनविजिबल होगा, यानी कि वो यहाँ पर किसी को अपने आप के बारे में बताएगा नहीं कि वो डीमन लैंड से आया हुआ एक एनवॉय है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि मैं भी उससे डरूंगा। लेकिन तुम जहाँ पर जिस बारे में बता रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ मोर्टल राम का एक एक्सपर्ट था, तुम्हें क्या लगता है कि मोर्टल राम का कोई एक्सपर्ट डीमन लैंड से आया हुआ कोई एक्सपर्ट हो सकता है? फिर साथ ही वो अपने बेटे से कहती है लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगा। तब वो लड़का हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर रहेगा तब तक वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं उसे ढूंढूंगा, ढूंढकर उसे मार डालूंगा। सीटू जॉय भी वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और अपने फादर से कहता है फादर प्लीज आपको मेरा बदला लेना होगा, उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। यहीं से नेक्स्ट सीन फिर से हमें मेन हॉल का दिखाया जाता है। तो हमारा लिन जुई सुजेन के सामने खड़ा होता है। सुजेन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। साथ ही वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें पता है कि सुप्रीम क्लियर पॉइंट वो हमारा फॉरबिडन एरिया है, वहाँ पर कोई भी ऐसे एंटर नहीं हो सकता। मैं और मेरी छोटी बहन जो कि लिटिल सेंटेस है जी, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हें एक टाइटल देना होगा, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करना होगा। फिलहाल के लिए मैं अपने सेक्टर का तुम्हें सेंट किंग बनाती हूँ। सेंट किंग की आइडेंटिटी तुम्हें मिलेगी जब हम दोनों की डील पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे वापस ले लेंगे। लिन जुई से कहता है ठीक है हम दोनों में डील हो गई, मैं सुप्रीम क्लियर पॉइंट में तुम रात के वक्त तुमसे मिलूंगा, तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा, वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में, साथ ही मैं तुम्हें हील भी करूंगा। तो उसे कहती है तो अभी हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते, रात के वक्त क्यों आना है? लिन जुई से कहता है क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर एक
और बड़ा मसला है जिसको हमें निपटना है, क्योंकि उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आ रही होती है क्योंकि एल्डर जानजू वहाँ पर पहुंच रहे होती है। हमारा लिनजुई से कहता है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक मसला है जिसे सुलझाना है, तुम्हारे दरवाजे के पर मुश्किल आ चुकी है। एल्डर जानजू वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, क्या मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दी हैं? तो सुज़ैन उसे कहती है एल्डर जानजू आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एल्डर जानजू वहाँ पर आते ही उनको पहले रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो उनकी सेक्टर की चीफ है, इसी वजह से। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं मैंने सुना है कि हमारी लिटिल सेंडर्स को किसी ने किडनैप कर लिया था, लास्ट नाइट किसी ने उसे किडनैप किया था और उसके बाद सुबह के वक्त एल्डर क्लैंग उसको बचाने के लिए गई थी और उसको बचाकर वहाँ से वापस ले आई है। क्या ये बात वाकई में सच है? तो सुज़ैन उसे कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है। एल्डर जानजू जैसा कि आपने कहा कि हमारी लिटिल सेंडर्स को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके बाद एल्डर जैंग उसे बचाकर लेकर आई है। फिर साथ ही एल्डर जानजू की नजर हमारे लिनजुई के ऊपर पड़ती है। वो लिन की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं ये तो वाकई में मोर्टल नाम का एक एक्सपर्ट है, यानी कि जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा लिनजुई भी उसे वहाँ पर हेलो बोलता है। जैसे वो उसे हेलो बोलता है तो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद वो जल्दी से लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैंने सुना है कि यही वो लड़का है जिसने हमारी फेरी को किडनैप किया था, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको सजा देता हूँ। और वो बड़ी स्पीड से हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अपने हाथ के ऊपर अपनी आइस के कवच को भी चढ़ा लिया होता है और अपनी आइस पावर को रिलीज करते हुए जैसे उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं, उसी वक्त हमारा लिन उनके सामने से गायब हो जाता है। हमारा लिन उनके सामने से गायब होने के बाद उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और अपनी उंगली को उसके सर के ऊपर रखता है और कहता है मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एल्डर जानजू मुझे देखते ही यहाँ पर इतने ज्यादा उतावले हो जाएंगे कि मुझे गले मिलने के लिए इतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अफसोस की बात यह है कि मैं फिलहाल के लिए आपको गले से नहीं लगा सकता, अगर आप चाहें तो मैं अपनी उंगली को यूज कर सकता हूँ। एल्डर जानजू बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी स्पीड के साथ मेरे पीछे कैसे पहुंच गया? ये तो सिर्फ एक मोटर नाम का एक्सपर्ट है, फिर इसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा कैसे हो सकती है? कि अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की तो ये अपनी उंगली के अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा और मेरा सर उड़ा देगा। तो सुज़ैन भी एल्डर जानजू से कहती है एल्डर जानजू आपकी इस बात का क्या मतलब है, आपने इस लड़के के ऊपर अटैक क्यों किया है? जानजू से कहता है तुम आप यहाँ पर मेरी बात को गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंडर्स के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हमारी सेंडर्स लिटिल फेरी उसका स्टेटस हमारे सेक्टर में बहुत ज्यादा हाई है और मैंने सुना है कि इसी लड़के ने उसे किडनैप किया था, इसी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब यहाँ पर इसको खड़े करके इससे बातें कर रही है। मुझे तो लगा था कि आपने अभी तक इसको पकड़कर जेल में डाल दिया होगा ताकि इसको इंटेरोगेट किया जा सके। किसने ये सब कुछ कहा था कि एल्डर जानजू मेन हॉल में चले आते हैं और मेन हॉल में आने के बाद वो हमारे युनजी के ऊपर अटैक करते हैं, सॉरी युनजी ने लिनजुई के ऊपर अटैक करते हैं। साथ ही वो अपनी चीफ से कहते हैं चीफ आपको तो इसको जेल में बंद करना चाहिए, जाकर इसको इंटेरोगेट करना चाहिए। चीफ आगे से जवाब देती है, वो उसे कहती है सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी आपस में बातचीत हो चुकी है और इस लड़के ने उसको वाकई में किडनैप नहीं किया था, बल्कि इसी लड़के ने हमारी फेरी की जान बचाई है। और जिसने उसे किडनैप किया था वो कोई और इंसान है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी। तो लिनजुई हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता, अगर इसने उसको नहीं बचाया होता तो हमारे लिटिल सेंडर्स के साथ पता नहीं क्या हो चुका होता, अब तक शायद वो मर चुकी होती। और अब यहाँ पर मैंने फैसला किया है, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं लिनजुई को अपने सेक्टर का सेंट किंग बनाने वाली हूँ। इसका स्टेटस भी जीजी के बराबर का होगा, यानी कि जीजी के जैसे ये भी सेंट किंग होगा। ये बात सुनते ही एल्डर जानजू को तो एक झटका लगता ही है, वो आगे से कुछ कहने लगते हैं, लेकिन सुज़ैन उसे कहती है जो कह दिया वो कह दिया, इसका स्टेटस मैंने यहाँ पर बता दिया, इसका टाइटल मैंने बता दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह तुम सभी लोग हमारी लिटिल सेंडर्स के जीजी की रिस्पेक्ट करते हो उसी तरह तुम्हें इस लड़के की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। एल्डर जानजू अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सेक्टर चीफ ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है, तो वहाँ पर कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस लड़के को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि ये हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास हमारे क्लैन को एक नया लिटिल सेंट किंग मिला है, ये हीवंस की तरफ से हमारे लिए भेजा गया है। करता हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे सेक्टर का नाम बहुत ज्यादा रोशन हो जाएगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है अब पता नहीं ये कमीना लड़का कहाँ से आया है। तब पर आने के बाद ये डायरेक्टली हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है, यानी कि इसका स्टेटस अब मुझसे भी ज्यादा हाई हो चुका है। एल्डर वहाँ से चले जाते हैं, तो एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद सुज़ैन हमारे लिन से कहती है अभी अभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर जानजू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मुश्किल से बचने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दूंगी, तुम एल्डर जैंग किंग के साथ ही रहना, एल्डर जैंग किंग तुम्हारे साथ रहेगी, तुम उनके डोम में जाकर रह सकते हो। लिन से कहता है मिस सुज़ैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मसलों को खुद ही निपटा सकता हूँ। के बाद हमारे लिनजुई को उसके रेजिडेंस हाउस दिखाए जाते हैं, तो लिनजुई अपने रेजिडेंस हाउस में जाता है जहाँ पर वो छोटी लड़की जो कि वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, हमारे लिनजुई ने उसको प्रैक्टिस में कुछ फ्लॉज के बारे में बताया था जिसका नाम जियानजी होता है। जियानजी उसके साथ वहाँ पर आई होती है, तो हमारा लिन कहता है ये घर तो वाकई में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जियानजी उसके सामने वहीं पर झुक जाती है और उसे कह दिया लिटिल सेंट किंग लिनजुई
हुई। मेरा नाम जियान ची है, अब यहाँ पर रहने वाली है और मैं यहाँ पर आपके साइड के ऊपर ही रहने वाली हूँ। और मैं साथ ही आपके से एडवाइस भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मास्टर बने और मुझे बताएं कि किस तरह मैं अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को बेहतर बना सकती हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पर आपकी मदद की जरूरत होगी। हमारा लिन उसे कहता है, ये तो एक बहुत ही छोटा सा मसला है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज फिलहाल मैं रेस्ट करूंगा और कल से मैं तुम्हारी टीचिंग को स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने जाना है। जियांची वहाँ से चली जाती है और जियांची के वहाँ से चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन हमें एक सीक्रेट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर जानजू अपने बेटे के साथ होती है और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। एल्डर कहते हैं, कमीने की हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर चला आया, सुजरेन से उसने बात की और सुजरेन ने उसे हमारा लिटिल सेंट किंग बना दिया। पता नहीं उस लड़के ने सुजरेन के ऊपर ऐसा क्या जादू किया है कि उसने उसे हमारा सेंट किंग ही बना दिया है। और से उसकी कल्टीवेशन भी सिर्फ मॉर्टल राम में है। एक मॉर्टल राम का सुजरेन लिटिल सेंट किंग कैसे हो सकता है? उसका बेटा भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, फादर मुझे भी ये बात खत्म नहीं हो रही, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके फादर उसे कहते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके लड़के के बारे में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खराब चल रहा है, कि वो लड़का अपनी ट्रू पावर्स को यहाँ पर छुपा रहा है। मैंने उस लड़के के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया था, लेकिन उस लड़के ने मेरी फुल स्ट्रेंथ को भी वहाँ पर अवॉइड करते हुए मेरे पीछे वाली साइड पर चला गया। उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कैसे किया था। टीटू जो है अपने फादर से कहता है, फादर उस लड़के के पास बहुत सारी एक्सेप्शनल मेडिसिन भी हैं। कल मैंने वहाँ पर जीजी को किडनैप करने के लिए उसे एक पॉइजन भी दिया था, वो एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन था, लेकिन उस लड़के ने उसे कुछ मेडिसिन दी, जिस मेडिसिन की मदद से उसने उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि सुजरेन ने इन सारी बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि उनकी लिटिल सेंडेस को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे पॉइजन भी दिया गया था, इन सारी बातों को छुपाने के लिए इस लड़के को जिसने उसकी जान बचाई है उसको डायरेक्टली लिटिल सेंट किंग बना दिया है, ताकि ये सारी बातें यहीं पर कवर हो जाए। फादर उसे कहते हैं, ये सारी बात की तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही बात की समझ नहीं आ रही कि हम उसे मारेंगे कैसे, क्योंकि फिलहाल तो उसको मारना इम्पॉसिबल हो चुका है, वो हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है। लिंड्रे वहीं पर पहुंच जाता है और कहता है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मुझे मार सकते हो। देखकर तो एल्डर जानचू बहुत ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं और कहते हैं, जरा तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मेरे ही यहाँ पर सीक्रेट पैलेस में चले आए, जहाँ पर बैठकर मैं कल्टीवेट करता हूँ। अब जबकि तुम यहाँ पर चले ही आए हो, तो फिर मुझे ये बता दो, तुम यहाँ से जिंदा वापस कैसे जा पाओगे? तुम्हारे लिटिल सेंट किंग का जो टाइटल है वो तुम्हें यहाँ से बचाकर वापस नहीं ले जा पाएगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता हूँ तो कोई भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा लिन शिवेज के सामने बड़े एटीट्यूड के साथ खड़े होकर उसे कहता है, 30 साल गुजर चुकी हैं, लेकिन तुम एक कुत्ते के कुत्ते ही रहे। तुम यहाँ पर वो चीज हासिल नहीं कर पाए जिसको हासिल करने के लिए तुम्हारे ऊपर वाले लोगों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। तुम एक वफादार कुत्ते बिल्कुल भी नहीं हो। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम अभी तक उस पॉन्ड की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। तुम्हें 30 साल गुजर चुके हैं, अभी तक तुमने कि ग्रेट रुइन ड्रीम टेक्निक को भी नहीं सीख पाए, जो कि तुम ग्रेट रुइन टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ पर आए थे ताकि तुम आगे उसको पहचान सको। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अपने बेटे सीटू जोई को सेवंथ एम्परर की फियांसी को किडनैप करने के लिए भेज दिया। तुम लोगों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हें क्या लगा था कि सेवंथ एम्परर इस बात को इसी तरह जाने देंगे? वो अपने पास एक पिल निकालता और कहता है कि इतने साल गुजरने के बाद अब तुम्हें इस एंटीडोट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एंटीडोट जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो जियाओ पॉइजन पिल है, इसके पास ये पिल कहाँ से आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में डीमन सी लैंड से आया हुआ वो मैसेंजर है? जल्दी से हमारे लिंजुई के सामने अपना सर झुका देता है और एल्डर जानजू कहता है, हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक बहुत ही लो क्वालिटी का कुत्ता हूँ। मैं अपने ग्रेट एनवई को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साथ ही वो अपने बेटे सीटू जॉय से भी कहते हैं, कमीने कहेंगे जल्दी से यहाँ पर आओ और इसके सामने अपना सर झुकाते हुए इसको रिस्पेक्ट दो, ये डीमन सी लैंड से आए हुए हमारे मैसेंजर है। जल्दी से भागता हुआ हमारे लिन के सामने आकर झुक जाता है। दोनों उसके सामने अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं, लेकिन सीटू जॉय साथ ही इस बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, फादर ने तो कहा था कि ये मैसेंजर नहीं है, लेकिन देखो जरा अब फादर भी इसके सामने अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में मैसेंजर था। हमारा लिन जॉय उसके बेटे सीटू से कहता है, सीटू जॉय लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक बाजू काटा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पर तरस खाया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। देखो तो सही, तुम यहाँ पर वापस आने के बाद अपनी मिस्टेक के ऊपर रिपेंट करने की बजाय तुम यहाँ पर दोबारा मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। और तुम्हारा फादर वाकई में यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हो। लोग यहाँ पर पिछले 30 साल से हो, लेकिन तुम लोग उस क्लियर पॉइंट की मिस्ट्री को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक ही दिन में यहाँ पर आकर तुम्हारा सेंट किंग बन गया और उस क्लियर पॉइंट की मिस्ट्री को हासिल करने वाला हूँ। तुम दोनों को पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कौन से क्राइम्स किए हैं। तो मास्टर जान जो चिल्लाकर उसे कहते हैं, सर प्लीज मुझे माफ कर दे, लोग वाकई में अंधे हो गए थे और आपको पहचान नहीं पाए थे। आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त पॉइजन है और तो आपके पास जो जियाओ पॉइजन पिल है, इसी की मदद से मैं अपने पॉइजन के इफेक्ट्स
को कम कर सकता हूँ। अगर वो पॉइजन के इफेक्ट्स कम नहीं हुए, बॉडी के अंदर जो पॉइजन है और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इस जाओ पिल को मुझे दे दे, जो कि मेरे पॉइजन का एंटीडोट है। इस पिल की मदद से मैं अपनी सफरिंग्स को कम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपके सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। जो भी आप कहेंगे मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, यहाँ तक कि आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। लिन अपने पास उस पिल को उसकी तरफ फेंक देता और कहता है, चलो जो कुछ भी हो चुका है उस सबको भूल जाओ। अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक नई बात बताता हूँ कि तुम दोनों को प्लान में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना जिससे कि मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं खुद आ चुका हूँ। तो प्लान को मैं खुद अपनी मर्जी से पूरा करूंगा और तुम्हें जो भी कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तो मास्टर जान जो उस पिल को कैच कर लेते हैं और उसे कहते हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये कुत्ता आपकी बात को हमेशा याद रखेगा। आपने मुझे ये एंटीडोट दिया, मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया। और साथ ही वो एंटीडोट को खा जाता है और साथ ही सोच रहा होता है, समझ नहीं आ रही कि इस एनवी ने यहाँ पर एंटीडोट को इतनी आसानी के साथ मुझे कैसे दे दिया, लेकिन ये तो अच्छी बात है किसने ये एंटीडोट वाली पिल मुझे दे दी है। वो पिल को खा जाता है। पिल को खाने के बाद हमारा लिन उसे कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर पिल दे दी है तो मैं तुम्हें बता दूं, पिल को मैंने अपने हाथों से रिफाइन किया है, तो मैं कभी भी इस पिल के इफेक्ट्स को खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे हर ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते और यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करती हो तो मैं इस पिल के इफेक्ट को खत्म कर दूंगा, जिससे पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। मास्टर जान जो भी अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं उनके हार्ट के ऊपर सील लग चुकी है उस पिल के खाने के बाद। साथ ही वो हमारे लिंजुई के सामने अपना सर फिर से झुका देते हैं और कहते हैं, प्लीज एनवेड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे। थोड़ी देर तक वो वहीं पर झुक कर रहते हैं, फिर सामने देखता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। लिंजुई वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो लिंजुई वहाँ से गायब होने के बाद सीधा क्लियर पॉन्ड के अंदर चला जाता है, जो कि फॉरबिडन एरिया है। इस पॉन्ड के अंदर मिस सोजरिन पहले से मौजूद होती है। लिंजुई वहाँ पर पहुँचता है, वो उसे कहती है, तो फाइनली तुम आ ही गई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही, तुम लेट हो। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद अपने कपड़े उतार देता है और उससे कहता है, चलो जल्दी से अपनी टॉप ड्रेस को ऊपर से उतार दो। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सुसरीन उसे कहती है, ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंजुई उसे कहता है, प्लीज यहाँ पर ऐसा तो मत कहो, मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम करना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम अपनी ईगो को उतार कर साइड के ऊपर रख दो। मैं यहाँ पर जिस कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को बढ़ाने वाला और पॉइजन को रिमूव करने वाला, उस टेक्निक के लिए तुम्हारे ऊपर के कपड़ों को उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं अपनी की पावर को इंसर्ट कर सकूं। तुम्हें पता है कि तुम अभी तक अपने आप को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए। ब्रेक थ्रू करने के लिए जिन और यांग दोनों एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। तुम एक लड़की है तो तुम्हारे पास जिन एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तुमने पिछले कई सालों में अपनी बॉडी में बहुत सारी जिन एनर्जी को इकट्ठा करके रखा है, तुमने कभी किसी के साथ डुअल कल्टीवेट नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास यांग एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। तो तुम चाहो तो तुम इसको रिजेक्ट कर सकती हो। तो वो उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी टॉप ड्रेस को उतार देती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारा लिंजुई भी वहीं पर पानी के अंदर आ जाता है और उसे कहता है, दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी रहो। तो वो उसके पीछे वाली साइड पर आकर खड़ा होता है और कहता है, बस यहीं पर चुपचाप खड़ी रहना। अपनी पाम में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी की पावर को इंसर्ट करने लगा है। वो अपनी पाम को उसके कमर के ऊपर रखता है और साथ ही एनर्जी को उसकी बॉडी में इम्ब्यूट कर उस क्लियर पॉन्ड के अंदर चला जाता है और दोनों उस क्लियर पॉन्ड के अंदर खड़ी होती है। तो लिंजुई उसे कहता है कि अपने कपड़े उतार दो। पहले तो वो इस बात से हैरान होती है, फिर साथ ही उसकी बात मान लेती है और अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हमारा लिंजुई उसके पीछे वाली साइड पर खड़ा होता है और अपनी पाम को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। पर जब वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, देखने वाली बात तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं। तो सेक्टर चीफ कहती है, ये क्या मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज इंटर हो रही है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा गर्म भी है। और साथ ही वो ब्लश करते हुए कहती है, ये तो बहुत ज्यादा वार्म फीलिंग है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लिंजुई उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी एक्सटर्नल फोर्स को दाखिल किया है, जो कि यांग फोर्स है। आज से पहले इस सारी एनर्जी को पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुमने कभी भी किसी यांग एनर्जी वाले बंदे के साथ डुअल कल्टीवेट नहीं किया। इसी वजह से मुझे ये बॉडी तुम्हारी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी इंटर करनी पड़ी है, की वजह से अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो ग्रेट रुइन ड्रीम टेक्निक है, सिर्फ और सिर्फ प्योर जिन की एनर्जी की मदद से ही तुम एम्फेसाइज कर सकती हो, लेकिन तुम अगर इसको आगे बढ़ाना चाहती हो तो तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकती, वो भी यांग एनर्जी के बिना। अगर तुम्हारे पास यांग और जिन एनर्जी दोनों है तभी तुम इसको आगे बढ़ा पाओगी। इसी वजह से तुम सभी लड़कियां 9th लेवल के ऊपर आकर अटक चुकी हो। 9th लेवल तक पहुंचने तक तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जिन की स्टोर हो चुकी है, इतनी ज्यादा जिन की स्टोर हो चुकी है कि तुम्हारी जो अपनी कल्टीवेशन है वो भी रिग्रेस होना शुरू हो चुकी है, यानी कि कम होना शुरू हो चुकी है। अगर अभी भी तुम यहाँ पर यांग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करती तो
तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। सुसरेन उसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा मेरी बॉडी के अंदर जो कंप्लीट जिन किया उसको कंट्रोल करने में, तुम्हें कितनी बार ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा लिनजुई उसे कहता है इतनी कल्टीवेशन मेरे पास है, मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 6 महीने तो लगेंगे। इतने 6 महीनों में मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी जिन किया उस सभी को निकाल दूंगा और उसके साथ साथ अपनी जैंग की को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करूंगा। अगर मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जिन की को जल्दी निकाल सकता हूँ, यानी कि टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तुम्हें पता है कि रेड हेवन पवेलियन और इसके साथ साथ डीमन सी लैंड उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीने के बाद यहाँ पर होंगमैंग कंपटीशन भी होने वाला है और हमें उस कंपटीशन बैटल में भी हिस्सा लेना है। जहाँ पर हमें होंगमैंग बैटल के बारे में बताया जाता है कि ये कंपटीशन होता है जहाँ पर जितने भी मेजर क्लैंस हैं होंगमैंग कॉन्टिनेंट के वो सारे आकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशंस वाले टैलेंटेड लोगों को ही वहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत होती है। जो भी इस कंपटीशन को जीतता है उसके क्लैन मेंबर्स को टाओ रिवर के अंदर जाने का मौका मिलता है। टाओ रिवर जो है वो होंगमैंग कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम से यहाँ पर बह रहा है। टाओ रिवर के अंदर बैठकर कल्टीवेट करने से आपकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी क्लैन को उस टाओ रिवर के अंदर जाने की इजाजत मिलती है जो कि होंगमैंग कंपटीशन में अपने आप को जिताते हैं, उनका क्लैन ही वहाँ पर जा सकता है। इसी वजह से होंगमैंग का जो कंपटीशन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी क्लैन के मेंबर्स यहाँ पर अपनी जी जान लगा देते हैं ताकि वो टॉप पोजीशन के पर पहुंच सके। तो सुसरेन हमारे लिनजुई को बताती है कि हमारे होंगमैंग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे मोटे क्लैंस हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं। इनमें 3 बड़े पावरफुल क्लैंस हैं जिनके पास ज्यादा पावर्स हैं। इन तीनों क्लैंस में से कोई एक क्लैन ही होता है जो कि हमेशा टॉप पोजीशन के ऊपर आता है और हमारा फॉरगॉटन इमॉर्टल क्लैन यानी कि हमारा वैंगजियान क्लैन ये तो किसी भी खाते में नहीं आता, यानी कि हमारा क्लैन बाकी के सभी क्लैंस में से सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर मैं सच कहूँ तो पिछले कई साल हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे हैं और हम लोग कभी भी नहीं जीत पाए। इसी वजह से मैंने गिव अप कर दिया है, हम लोग इस बार कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। लिनजुई से कहता है ये टाइम गिव अप करने का तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी जो तुम्हारे पास मैं आया हूँ, कहता है जबकि तुम्हारे पास मेरी हेल्प है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बार के कंपटीशन को जीत सकते हैं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगे और हम लोग इस कंपटीशन को जीत पाएंगे। इस सुसरेन उसे कहती है अच्छा ठीक है जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। और उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है आज के लिए इतना काफी, अब जाओ तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर कल का इंतजार करो क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, रहकर कल्टीवेट करूंगा और कल रात के वक्त तुम इसी वक्त सेम टाइम पर मुझे मिलना, हम लोग दोबारा से यहाँ पर यही प्रोसीजर करेंगे। उसके वहाँ से चले जाने के बाद हमारा लिनजुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता है। थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद हमारा लिनजुई कहता है ये पोन तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर ब्रिलियंट की पावर इतनी ज्यादा है कि उसको एब्जॉर्ब करने के बाद मैं जो कि इमॉर्टल राम का कल्टीवेटर था अब मैं स्पिरिट राम का कल्टीवेटर बन चुका हूँ। अब मुझे पता चला कि क्लियर पॉन्ड के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना कैसा होता है। अपनी पिछली 1 लाख साल की जिंदगी में यहाँ पर आना चाहता था लेकिन मुझे कभी भी यहाँ पर आने नहीं दिया गया। लिनजुई वहाँ पर प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। जैसे वो रूम की तरफ वापस आता है जियांची वहाँ पर पहले से बैठी होती है, वो उसका इंतजार कर रही होती है। तो हमारा लिनजुई उसे कहता है लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? तो वो उसे कहती है मास्टर सेंट किंग लिटिल सेंडेस आपका अंदर इंतजार कर रही है, वो कब से आपका इंतजार कर रही है, मैंने उसको अंदर बिठा दिया था इसलिए आप जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। हमारा लिनजुई से कहता है क्या वाकई में वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है? तुम्हारा लिनजुई जल्दी से अंदर चला जाता है। हमारा लिनजुई अंदर जाता है तो लिटिल सेंडेस यानी कि प्रिंसेस ये जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो फाइनली तुम वापस आएगी, मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया। हमारा लिनजुई भी उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो? वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान थी, मैंने सुना कि तुम सेक्टर चीफ से मिलने के लिए गए थे और सेक्टर चीफ ने काफी ज्यादा मुश्किल से ट्रीट किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और साथ ही वो कहती है मैंने ये भी सुना है कि मेरी बड़ी बहन यानी कि सुजरेन ने हमें हमारा सेंट किंग बना दिया है। मेरी बहन ने आज तक पहले किसी भी इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं किया, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने तुम्हारे साथ ये क्यों किया? तुम्हारा लिनजुई से कहता हो सकता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल एडवांटेज है, इसी वजह से उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से। वो उसे कहती है हाँ तुम वाकई में एक बहुत ही बुरे लड़की, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। ये दोनों यहीं पर बैठकर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं जबकि जियांची वहीं पर साइड के ऊपर बैठी होती है। तो जीजी उसे कहती है ब्रदर लिनजुई मुझे नहीं लगा था कि एक इंसान के साथ मिलकर इतना ज्यादा मजा आएगा, तो मुझे तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। साथ ही वो उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया हुआ है, इसी वजह से जीजी आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ये प्रिंसेस हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी और किसी भी दूसरे इंसान को अपने आप को टच भी नहीं करने देगी। 2 साल के बाद अगर डीमन एम्परर यहाँ पर समन करने के लिए आते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद डीमन एम्परर के साथ मेरी शादी होनी है, अगर वो मुझे लेने के लिए आते भी हैं तब भी मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। मुझे
जहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े। यहाँ पर फिर से डीमन एम्परर के बारे में बताया जाता है कि डीमन एम्परर जिसके साथ इसकी शादी होनी है 2 साल के बाद, उसका नाम कीजी है। वो नाथुरन स्टार राम का एम्परर है। 2 साल के बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करने वाला है। 2 साल के बाद आसपास के जितने भी पावरफुल क्लैंस हैं उन सभी में से बहुत ही स्पेशल लड़कियों को उसकी शादी करने के लिए चूज किया गया है। में से प्रिंसेस जीजी भी एक है, ताकि वो इन सभी को फर्नेस के तौर पर यूज कर सके। वो इन सभी के साथ डुअल कल्टीवेट करने के बाद इन सभी की प्योर की पावर को लेना चाहता है। इसी वजह से वो इतनी ज्यादा लड़कियों के साथ शादी कर रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि इन सभी की कल्टीवेशन की पावर लेने के बाद इनका कुछ भी नहीं बचता। ये सारी की सारी लड़कियां मर जाती हैं। अरे लिनजुई को तो ये सारी की सारी बात पता होती है। लिनजुई कहता है अब जबकि तुम मेरी लड़की बन चुकी हो, यानी कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो इस बात का भरोसा रखो कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि 2 साल के बाद तुम्हें उस एम्परर के साथ जाना नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसेस जीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है ब्रदर लिनजुई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे भी वापस चलना चाहिए, तुम भी जाकर सो जाओ। साथ ही जहाँ पर प्रिंसेस जियांची के लिए रिक्वेस्ट भी कर देती है। वो उसे कहती है ब्रदर लिनजुई, जियांची मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, अगर तुम इसको गाइड कर सको तो प्लीज इसको गाइड जरूर करना। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके मास्टर बनकर इसको ट्रेन करो। लिनजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने इसे पहले ही कहा था कि मैं इसका मास्टर बनकर इसको ट्रेन करूंगा। जियांची भी हमारे लिनजुई से कहती है मैं प्रिंसेस को वापस इसके डॉम्स तक छोड़कर आती हूँ ताकि फिर मैं आकर आपसे तलवारबाजी की टेक्निक सीख सकूं। तो हमारा लिनजुई से कहता है अच्छा ठीक है, रास्ते में बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जियांची भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों के दरमियान में किस किस्म का रिलेशनशिप है। प्रिंसेस यहाँ पर इससे आकर मिल रही है, ये भी उसके साथ बड़ी हंसकर बातें कर रहा था। दोनों वहां से चली जाती है। उनके चले जाने के बाद हमारा लिनजुई वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है चलो ठीक है, हम सोने का टाइम हो चुका है। फिर साथ ही वो ऊंची आवाज में कहता है अब जबकि तुम्हारे डिसाइपल और प्रिंसेस जीजी यहाँ से चले गए हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही आकर सोना चाहिए। हमारा लिनजुई यहाँ पर एल्डर जैंग से बात कर रहा होता है क्योंकि एल्डर जैंग वहीं पर दीवार के पीछे छुपी होती है और लिनजुई को महसूस हो जाता है। एल्डर जैंग भी जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आती है और उसे कहती है सेंट किंग प्लीज आपको यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं सो सकती क्योंकि मैं इस पूरे वैंगजियान क्लैन की 12 एल्डर्स में से एक महान एल्डर हूँ। हमारा लिनजुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम एक एल्डर हो तो इस बात का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ क्या एल्डर का ओहदा सेंट किंग से ज्यादा होता है। वो उसे कहती है नहीं। लिनजुई साथ ही उसकी बड़ी बड़ी चेस्ट को घूर कर देख रहा होता है। वो अपनी चेस्ट को छुपाते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरफ देख रहे हो, तुम एक बहुत ही बेशरम लड़के हो। लिनजुई से कहता है मैं इस तरह का कुछ भी नहीं सोचा और ना ही मैं कोई बहुत ही बेशरम इंसान हूँ, चलो चुपचाप मेरे साथ अंदर आ जाओ। लिनजुई से कहता है तुम्हारी सेक्रेटरी चीफ सुजरीन ने कहा था कि मुझे एल्डर जैंग के साथ रहना है, तो आज मैं तुम्हारी रेजिडेंस में ही रहने वाला हूँ। तो तुम जहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर आई थी और तुम ही सेक्टर चीफ के पास मुझे लेकर भी गई थी, तो चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी कि तुम्हें अपने फादर के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी मिल सकती है, इसी वजह से मुझे लगता है कि हम दोनों को आज के बाद एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। वो उसे चिल्लाकर कहती है नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने साथ रखकर मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जो कमरे के अंदर चला जाता है, बेड के ऊपर बैठता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कुछ भी नहीं, चलो जल्द से यहाँ पर आकर मेरे पास बैठो। अगर तुम यहाँ पर मेरे पास आकर बैठती हो तो जनरली मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि तुम्हारा फादर इस वक्त कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तुम नहीं बैठती तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। एल्डर जैंग उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो शर्माते हुए कहती है मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो लिनजुई कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ जाओ या फिर चुपचाप यहाँ से वापस मुड़ जाओ और वापस मत आना। वो उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और वो सीधी आकर उसके साथ ही बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें मेरे साथ कुछ और भी करना है। हमारा लिनजुई से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं करना। और साथ ही वो बिस्तर के ऊपर वहीं पर लेट जाता है। उसे कहता है तुम्हारे साथ आज कुछ भी नहीं होने वाला और वहीं पर वो सो जाता है। एल्डर जैंग जब लिनजुई की तरफ देखती है तो वो बड़ी आराम से वहाँ पर सो रहा होता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी सो कैसे गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरे साथ कोई गंदी हरकत करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये चुपचाप यहाँ पर सो गया है। समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने मुझे अंदर क्यों बुलाया और अपने साथ बेड के ऊपर क्यों बिठाया। मुझे तो लगा था ये कुछ और करने वाला है, लेकिन ये तो यहाँ पर बड़े आराम से सो रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं भी यहाँ पर आराम से सो के आए तो चलो मुझे भी यहीं पर सोना चाहिए। वो वहीं पर बैठी सो जाती है। वो अपने हाथ में पिलो लेती है और उसके ऊपर अपना सर रखकर सो जाती है। के वक्त जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने की तरफ देखती है। लिनजुई उठ चुका होता है। लिनजुई सामने खिड़की में खड़ा होता है और उससे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, तुम तो बहुत ही लेट उठती हो। वो उसे कहती है हाँ मुझे होश आ गई और मैं उठ गई हूँ। लिनजुई कहता है तो इसका मतलब यह है कि आज हम लोग बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, क्योंकि लिनजुई ने जानबूझकर उसे आज रात अपने रूम में रुकवाया था। शायद उसे पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लिनजुई उसे कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत ही जल्दी हॉन्गमैन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। अब मुझे ये बताओ, तुम तो यहाँ के सेक्टर की एक एल्डर हो, एल्डर होने के नाते तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है कि हमें कौन कौन से बच्चों
को वहाँ पर भेजना चाहिए, तुम्हारे इस बारे में क्या प्लान्स हैं? तो एल्डर जैंग उसे कहती है, मैं तुम्हें अगर सच्ची बताऊं तो हमारी स्ट्रेंथ बाकी के सारे सेक्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो हमारे लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ना लेने के बराबर भी है। हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में अगर हिस्सा भी लेते हैं तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें एलिमिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। हमारा लिन जुई से कहता है, तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है कि हमारा क्लैन कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हेल्पर्स की मदद ले देते हैं मुझे लगता है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास टाइम भी काफी ज्यादा कम है अपनी तैयारी के लिए। इस बार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि हमारा सेक्टर जो है इस बार के हॉन्गमैंग टूर्नामेंट को जीत सकता है और हम लोग डाउ रिवर में जा पाएंगे। तो एल्डर जैंग से कहती है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि हम इस बार की कंपटीशन को जीत सकते हैं? तुम कौन से हेल्पर्स की बात कर रहे हो कि हमें कौन से हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी? लिन जुई से कहता है, तो सबसे पहले तो हमें जहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं इस महीने में जहाँ पर तुम्हें हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक को सिखाऊंगा, उसको बेहतर करने के बारे में बताऊंगा और उसके 10th लेवल को भी तुम्हें सिखाऊंगा। तो तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाओगी। तुम्हारे अलावा दूसरा बंदा है जिसकी मुझे मदद चाहिए, उसका नाम लॉन्गलिन है। क्या तुमने सुना है कि इस वक्त वो कहाँ पर है? मैंने इतना तो पता है कि वो तुम्हारे सेक्टर का एक एल्डर है। तो एल्डर जैंग उसे कहती है, क्या तुम यहाँ पर लॉन्गलिन की बात कर रहे हो? वो तो हमारे सेकंड पैलेस का एल्डर है। वो बहुत ही पावरफुल है लेकिन वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इस वक्त वो बैक माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है। वो एक बहुत ही अलौफ किस्म का इंसान है, यानी कि वो हमेशा अकेले रहना चाहता है, कभी भी किसी को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर नहीं आने देता। जहाँ तक कि उस एरिया को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई एल्डर हो, जब भी वहाँ पर जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अगर तुम वाकई में इससे मिलने के लिए जाने वाले हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मार डाले। लिन जुई से कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक और जगह पर भेजने वाला हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, हिडन क्लैन में। वहाँ पर जाओ, जाकर किसी की जान बचाओ। मेरी बात को याद रखना, तुम्हें मिडनाइट से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा, वरना देर हो जाएगी और वो बंदा मर जाएगा। रही बात यहाँ पर लॉन्गलिन को वापस लेकर आने की, तो मैं जियांची को अपने साथ ले जाऊंगा। जियांची मेरे साथ जाएगी वहाँ पर लॉन्गलिन को वापस लाने के लिए। बात सुनने के बाद वो हैरान होती है और कहती है, ये क्या? ये जहाँ पर सेंट किंग और जियांची, इन दोनों के दरमियान में आपस में ऐसा क्या चल रहा है? वो छोटी लड़की तो बहुत ज्यादा कमजोर है, लगता है कि इसे उस तरह के छोटे स्टूडेंट्स भी पसंद हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर माउंटेन एरिया का दिखाया जाता है। लिन जुई अपने साथ जियांची को लेता है और वो दोनों ही बैक माउंटेन की तरफ चल पड़ती हैं। तो जियांची उसे कहती है, लॉर्ड सेंट किंग, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? क्या हम लोग 7th पैलेस माउंटेन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मास्टर लॉन्गलिन रहते हैं? लिन जुई से कहता है, हाँ, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। मास्टर लॉन्गलिन हमारे सामने वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस थोड़ी दूर हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जियांची से कहती है, लेकिन मैंने एल्डर लॉन्गलिन के बारे में ये सुना है कि वो कभी भी किसी को पसंद नहीं करते कि कोई उनको आकर डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि एल्डर्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर आने की इजाजत नहीं है। तो मेरा लिन उसे कहता है, हाँ, ये बात वाकई में सच है। वो मास्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट है और किसी को भी पसंद नहीं करता, सभी से वो नफरत करता है। यहाँ तक कि अगर वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और इस दौरान आकर कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो वो तो उसे मारकर उसकी जान भी ले सकता है। साथ ही वो जियांची से पूछता है, मुझे ये बताओ, कहीं इस बात से डर तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम एल्डर लॉन्गलिन के साथ यहाँ पर कम्पीट करो। मैं तुम्हारी उसके साथ फाइट करवाना चाहता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करोगी। बस सुनते ही जियांची काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है, लेकिन वो तो एक एल्डर है और उनके स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा है। वो एक बहुत ही पावरफुल है, मैं उनके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगी। लिन जुई से कहता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। बस अपनी तलवार को बहुत ज्यादा फैमिली पकड़ कर रखना होगा। वो तुम्हारे ऊपर जब अटैक करेगा तुम्हें उसके पहले 7 मूव्स को ब्लॉक करना होगा। अगर तुम उसके 7 मूव्स को ब्लॉक कर लेती हो, जब वो 8वां मूव करने के लिए आगे बढ़ेगा तुम्हें काउंटर अटैक करना होगा। फिर राइट हैंड साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करना। यहाँ पर अपनी 10th फॉर्म ऑफ ह्यूमनली डेरिवेटिव स्वर्ड मेथड को यूज करना होगा। तुम उसको बड़ी आसानी से हरा दोगी। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम जीत सकती हो। जियांची उसे कहती है, मास्टर, अब अगर आप कह रही है तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं 7 मूव्स को ब्लॉक करूंगी और उसके बाद उसके ऊपर राइट साइड से अटैक करूंगी। ये दोनों अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें एल्डर लॉन्गलिन की आवाज आती है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर आउटसाइडर्स नहीं आ सकते? के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगा देता है, जबकि लिन जुई जल्दी से जियांची को पकड़ता है और जंप करते हुए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो इस अटैक से अपने आप को भी और उसको भी बचा सके। दोनों एक दूसरे अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। जियांची पीछे की तरफ देखती है और कहती है, ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एल्डर लॉन्गलिन वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मास्टर लिन ने मुझे यहाँ पर बचाया नहीं होता, इन्हें धक्का नहीं दिया होता, तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। तो ये दोनों वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने एल्डर लॉन्गलिन खड़े होते हैं। एल्डर लॉन्गलिन उनसे कहते हैं, लॉन्गलिन उन दोनों के सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या
कर रहे हो, ये एक फॉरबिडन एरिया है, तुम में से किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि ये बैक माउंटेन तुम्हारे खेलने की जगह है या फिर पिकनिक की जगह है, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आ सकते हो। हमारा लिन जियो इसकी तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर लॉन्गलिन, मैंने तुम्हारी तलवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारी ये मैड स्वर्ड, ये तो इस पूरे हांगमेंग कॉन्टिनेंट में ऐसी किसी के पास भी ऐसी तलवार नहीं है, कोई भी तुम्हारी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लिन उसे कहता है, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारी पहले स्ट्राइक को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में जितने भी रूमर्स सुने थे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स इतनी भी अच्छी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास जो तलवार है उसकी पावर इतनी अच्छी है। मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक फाइट करने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनते ही वो बहुत सा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है, लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, ठीक है देखते हैं कि तुम मेरी तलवार के सामने क्या कर पाते हो, अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुमसे चैलेंज करूंगा, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इंजो से कहता है, नहीं नहीं, लगता है कि तुम्हें कोई गलती हुई है, जहाँ पर मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, बल्कि तुम्हारी फाइट मेरे साथ नहीं बल्कि इस छोटी लड़की के साथ होने वाली है, ये तुमसे फाइट करेगी। इस बात से तो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। जियांची अपनी तलवार को अनशीथ करते हुए मास्टर लॉन्गलिन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, मास्टर लॉन्गलिन, मैं तो 12 पैलेस की एक डिसाइपल हूँ, मेरा नाम जियांची है, पास जो स्वर्ड है इसको रेड मून स्वर्ड कहा जाता है, यहाँ पर आपके साथ ड्यूल करने के लिए आई हूँ। एल्डर लॉन्गलिन प्लीज मेरे साथ फाइट करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो एल्डर लॉन्गलिन काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं, लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक छोटी सी लड़की जो कि अभी सिर्फ डिसाइपल है उसको मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो, दोनों यहाँ पर मरने के इरादे से आए हो। तुम लोगों को देखकर तो लगता है कि तुम लोगों को इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि मेरी स्ट्रेंथ तुम लोगों से बहुत ज्यादा है, मेरी कल्टीवेशन भी तुमसे ज्यादा है, मेरी तलवारबाजी के स्किल्स भी तुमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो देखते हैं क्या है तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। लॉन्गलिन बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है और जियांची के ऊपर अटैक करती है। जियांची बड़ी मुश्किल के साथ उसके पहले मूव को वहाँ पर ब्लॉक करती है। जियांची पहले मूव को ब्लॉक कर लेती है, फिर साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है, फिर से एक जबरदस्त स्टैंस लेती है। वक्त एल्डर लॉन्गलिन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, तुमने मेरे पहले मूव को ब्लॉक कर लिया, चलो अब दूसरे मूव की बारी है। और वो दूसरे मूव के साथ यानी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। जियांची उसके दूसरे मूव को भी वहाँ पर ब्लॉक कर लेती है। दूसरे मूव को ब्लॉक करने के बाद वो पीछे की तरफ बढ़ती है, इसके साथ तीसरा मूव होता है और तीसरा और फिर चौथा मूव, वो चौथे मूव को ब्लॉक कर लेती है, फिर पांचवें मूव को ब्लॉक कर लेती है। करते करते एल्डर लॉन्गलिन अपने सातों के सातों मूव्स को चल देती हैं। 7 मूव पूरे करने के बाद एल्डर लॉन्गलिन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ हटते हैं यानी जियांची भी काफी दूर तक घसीटती हुई जाती है। वो कहती है, मास्टर मैं यहाँ पर अपने मूव को चलने वाली हूँ, सर क्या आपने मुझसे कहा था, मुझे लगता है कि आपको हम यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशान होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मूव चलने वाली हूँ, अगर मैं इस मूव में कामयाब रही जीतूंगी, वरना मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। तो एल्डर लॉन्गलिन उसे कहता है, तुम लड़की, तुम हालांकि बहुत ज्यादा छोटी हो, लेकिन तुम यहाँ पर जिस एटीट्यूड के साथ बात कर रही हो, लगता नहीं है कि तुम कोई छोटी लड़की हो। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे एक और मूव को ब्लॉक कर पाती हो या नहीं। कि दूसरी तरफ से जियांची भी अपनी हिवरली डेरिवेटिव स्वर्ड फॉर्म की फोर्थ मूव को अनलॉक करती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करती है और उस फोर्थ फॉर्म के साथ उसके पास एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकल आती हैं। उन सारी एनर्जी की बनी हुई तलवारों के साथ स्पेशल मूव जिसका नाम स्वर्ड ब्रेन होता है उसको यूज करते हुए उसने सामने की तरफ फेंक दिया, फिर साथ ही खुद भी भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। अपनी तलवारों के साथ उसके ऊपर जब अटैक कर रही होती है तो उनमें से एक तलवार एल्डर लॉन्गलिन के चेहरे के ऊपर लगती है और उसके चेहरे पर कट लग जाता है। तो हमारे लिंजुई को भी दिखाते हैं कि लिंजुई भी वहाँ पर खड़ा हंस रहा होता है। देखने के बाद लॉन्गलिन भी समझ जाता है। वो हमारे लिंजुई की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है? लगता है कि तुम्हें पहले से पता था और तुमने यहाँ पर इस लड़की को पहले से बताया हुआ था कि 7 मूव्स के बाद अगर ये मुझे गुस्सा दिलाएगी और मेरे पर अटैक करेगी, इसके अटैक्स के साथ हिट हो सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैंने यहाँ पर हार चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लास्ट मूव के फ्लॉप के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि ये टेक्निक इस तरह काम करती है कि 7 मूव्स के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ती है? लिंजुई से कहता है, अकम्पनीड बाय सोल, रिफाइंड बाय ब्लड, तुम्हारे पास जो स्वर्ड है वो भी एक ड्रैगन आर्मर है। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत कहा है। तो वो ये बात सुनने के बाद कहता, हाँ ये बात वाकई में सच है, ये तो मेरा सीक्रेट है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मेरे पास जो स्वर्ड है वो ड्रैगन स्केल स्वर्ड है और इसमें ड्रैगन स्केल टेक्निक को यूज कर रहा हूँ? लिंजुई से कहता है, क्योंकि मैं भी एक तलवारबाज हूँ तो मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हो। लिंजुई से कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी टेक्निक के बारे में मुझे इतना पता है कि तुम्हारे 7वें मूव और तुम्हारे 10वें मूव, इन दोनों में बहुत बड़े फ्लॉज हैं। दोनों मूव्स के अंदर फ्लॉज को अगर हमें पहले से पता हो तो हम लोग तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर मेरे 7वें मूव को तो देख लिया, इसी वजह से तुम्हें इसके फ्लॉ के बारे में पता है, लेकिन 10वां मूव तो अभी तक मैंने यहाँ पर चला ही नहीं है, फिर तुम्हें 10वें मूव के बारे में कैसे पता
जाता है। हमारा लिंजुई वहाँ से एक लकड़ी उठाता है और उसे कहता है जबकि तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। मैं इस लकड़ी के टुकड़े के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। इस स्टिक को एक तलवार के तौर पर यूज करूंगा जबकि तुम अपनी तरफ से अपने 10th मूव को यूज करो। लकड़ी का टुकड़ा काफी रहेगा तुम्हें हराने के लिए, सिर्फ एक मूव में तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद लॉन्गलिन भी बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो बहुत सा गुस्सा भी होता है कि ये सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के साथ उसको हरा है। फिर भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझे हरा सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। अपनी तलवार को उठाता है और कहता है तो मैं अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ, देखते हैं कि क्या तुम इस लकड़ी के टुकड़े के साथ अपने आप को डिफेंड कर पाते हो या नहीं। लिंजुई से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। ये मत सोचना कि कहीं तलवार के साथ हिट होकर मैं मर न जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े के साथ ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। राइडर लॉन्गलिन बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को ऊपर उठाता है, जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है तो ग्राउंड के अंदर दंसने के बाद उसकी तलवार की एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है और ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। ये ब्लू कलर का ड्रैगन एल्डर लॉन्गलिन की एनर्जी होती है जो कि ग्राउंड के अंदर से निकलने के बाद हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने वाला है। लिन उसे कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ काफी नहीं है। बड़ा सा ड्रैगन हमारे लिंजुई के करीब पहुंच जाता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे लिंजुई को निकलने लगता है। जबकि हमारा लिन उसे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन से फ्लॉज हैं और मैं तुम्हें यहाँ पर 10वां मूव भी दिखाने वाला हूँ। असल में 10वां मूव कितना ज्यादा पावरफुल है, जो तुम यूज कर रहे हो वो भी 10वां मूव है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। जो सेम टेक्निक को यूज करते हुए 10वें मूव को वहाँ पर एक स्टिक के साथ अप्लाई करता है और स्टिक के साथ उसका जो येलो कलर का ड्रैगन होता है वो निकलता है और उसका जो गोल्डन कलर का ड्रैगन साइज में उस ब्लू कलर के ड्रैगन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो बड़ी आसानी के साथ उस ब्लू कलर के ड्रैगन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद राइडर लॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ता है। वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 10th फॉर्म है, ये तो ड्रैगन स्केल टेक्निक की 10th फॉर्म है, लेकिन इस लड़के ने इसको कैसे मास्टर कर लिया। और ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक को यूज करते हुए 10th फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है। उस ड्रैगन के उसके करीब पहुंचने के बाद इसका मतलब यह है कि मास्टर लॉन्गलिन हार चुके हैं। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और हमारा लिंजुई उसके कंधे के ऊपर आकर अपना लकड़ी का टुकड़ा रखता है और कहता है तुम हार गए हो। तो लॉन्गलिन भी कहते हैं हाँ तुम जीत गए हो। साथ ही वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी 10th फॉर्म के बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सही तरह से मास्टर नहीं कर पाया। लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो 10th फॉर्म है वो पहले की 7 फॉर्म से ही बनी है। पहले की 7 फॉर्म अगर तुम्हें अच्छे से आती है तुम उसमें से 10th फॉर्म को अपग्रेड करके उसको बना सकते हो। लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें परफॉर्म नॉलेज के बारे में कुछ भी पता है? अगर तुम्हें परफॉर्म नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हाई लेवल का हूँ। एल्डर लॉन्गलिन से कहता है ठीक है फिर मैं अपनी हार को मानता हूँ और मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है। लिंजुई से कहता है मेरा नाम लिंजुई है। इसी वक्त जियांशी आगे बढ़ती है और उसे कहती है एल्डर लॉन्गलिन ये हमारे नए सेंट किंग है। कुछ दिन पहले हमारी सेक्टर चीफ सुजन ने इन्हें हमारा नया सेंट किंग बनाया है। ये बात सुनने के बाद एल्डर लॉन्गलिन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुजन ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अगर इसको सेंट किंग बनाया है ये तो वाकई में एक यंग हीरो है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो भी टेक्निक्स को यूज किया है वो टेक्निक्स को आम इंसान तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता। सेंट किंग से कहता है सेंट किंग लिंजुई क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर भी मान सकता हूँ, तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखा सकते हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका अपनी ब्रिलियंट की और साथ में अपनी टेक्निक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर ये मुझे सिखाएगा तो मैं बहुत ही जल्दी 10th फॉर्म को अच्छे से सीख सकता हूँ। जो इसे कहता हाँ ये तो बहुत ही आम सी बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि बहुत ही जल्दी हॉन्गमैंग टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट में तुम भी हमारे साथ हो। अगर तुम वहाँ पर हमारी मदद करोगे तो हम लोग आसानी से टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहती है मुझे पता है कि तीनों बड़े सेक्टर्स में से मेरी पावर सभी में से ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास जितनी पावर और स्ट्रेंथ है वो सभी से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तीनों सेक्टर्स में से कोई भी ओपोनेंट ऐसा होगा जो कि मुझसे मुकाबला कर सके। और ये हॉन्गमैन टूर्नामेंट ये कोई सिंगल फाइट तो है नहीं, मैं अपनी फाइट को जीत भी जाता हूँ तभी वहाँ पर हम लोग इस फाइट को हारने वाले हैं। हॉन्गमैन टूर्नामेंट हमें कभी भी जीत नहीं पाए क्योंकि हम सबसे ज्यादा वीक है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। लिंजुई से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम लोग वहाँ पर हार जाएं, क्योंकि इस बार तुम लोगों को मेरी मदद हासिल है। टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले मैं जितने भी लोगों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने वाला हूँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दूंगा। तुम्हारे लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढूंगा जिससे तुम्हें फाइट करना होगी। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं अब जबकि
सेंट किंग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूंगा। तब कि आपने मुझे कहा है कि आप वहाँ पर मुझे एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढ कर देंगे, तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ वहाँ पर जाऊंगा, टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। तो हमारा लिन जुई ने यहाँ पर इस बंदे को भी मना लिया है। उसके बाद हमारा लिन जुई जब वहाँ से वापस आता है तो एल्डर जैंग उसे कहती है, जिस बंदे को बचाने के लिए तुमने मुझे कहा था मैं उस बंदे को बचाकर ले आई हूँ। लिन जुई से कहता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने जिस बंदे को बचाया वो थर्ड पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लियू वू हैन होता है। एल्डर लियू वू एल्डर जैंग से कहते हैं, क्या यही वो सेंट किंग है जिसने तुम्हें कहा था कि मुझे बचाने के लिए जाना है, वो भी आधी रात से पहले, लेकिन इसे कैसे पता चला कि वहाँ पर मैं खतरे में हूँ। आगे बढ़ता है, लिन जुई के सामने झुकते हुए उसे अपनी रिस्पेक्ट देता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेंट किंग, आपने मेरी जान बचा ली। लिन उससे कहता है, एल्डर लियू आपको मेरे सामने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पोलाइट होने की भी जरूरत नहीं है। जैंग उसे कहती है, मिस्टर लिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि हिडन क्लैन के लोग आधी रात के वक्त वहाँ पर अटैक करने वाले हैं, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचती तो वाकई में एल्डर लियू मारे जाते। हमारा लिन उनसे कहता है, यहाँ पर अगर हम लोग हिडन सेक्टर की बात करें तो हिडन सेक्टर अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लैंस हैं जो कि आपस में मिलकर रिबेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही टाइम आएगा, मैं तुम सभी लोगों को इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं उन सभी क्लैंस के बारे में बताऊंगा कौन कौन हमारे खिलाफ है। उसी वक्त जियांची भागती है वहाँ पर आती है और कहती है, मैं सेक्टर चीफ की तरफ से मैसेज लेकर आई हूँ, उन्होंने सभी के सभी एल्डर साथ में सेंट किंग उन सभी को मेन हॉल में बुलाया, वहाँ पर एक एल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। लिन कहता है, चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से मेन हॉल में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तब ये लोग मेन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी वक्त एल्डर जैंग एल्डर लियू से कहती है, एल्डर लियू कल यहाँ पर फाइट हुई थी एल्डर जानजू के साथ हमारे सेंट किंग की फाइट हुई थी, क्योंकि वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि आज भी हमें मीटिंग हॉल में इसी वजह से बुलाया गया है। मैं यहाँ पर सेंट किंग का साथ देने वाली हूँ, अगर वहाँ पर इसी बारे में बात की जाती है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर हमारे सेंट किंग का साथ दें और एल्डर जानजू के खिलाफ बात करें। एल्डर लियू से कहते हैं, इस बंदे ने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो वो हाजिर है, मुझे पता है कि ये एक अच्छा इंसान है तो फिर मैं इसके लिए वहाँ पर बात करूंगा, एल्डर जानजू के खिलाफ जाने को भी तैयार हूँ। हमारा लिन जुई उनसे कहता है, बस भी करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वाली बात की जाने वाली है, चलो यहाँ पर चलते हैं और जाकर अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे लगता तो नहीं है कि जानजू यहाँ पर कुछ भी करने वाला है, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने अपने मसले को सेटल कर लिया था। ये सभी लोग मेन हॉल में चले जाते हैं तो उनकी सेक्टर चीफ सुजरिन उन लोगों से कहती है, मुझे अभी भी एक एल्डर की तरफ से एक नोटिफिकेशन मसूल हुआ है, मुझे पता चला है कि रेड हेवन पवेलियन का एक एल्डर यहाँ पर आने वाला है। रेड हेवन पवेलियन से एक एल्डर जिसका नाम जाओ जाह है वो पर्सनली यहाँ पर आने वाला अपने कुछ लोगों के साथ, वो हमारे सेक्टर को विजिट करने के लिए आने वाला है। रेड हेवन पवेलियन वाले हमारे दुश्मन हैं, वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन अब जबकि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है इससे पहले उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद हो सकता है, वो यहाँ पर विजिट करने के लिए क्यों आ रहे हैं। ऊपर से सीनियर जाओ शुई खुद से यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही अचानक से यहाँ पर उनके विजिट करने का क्या मकसद हो सकता है। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग इस विजिट के बारे में क्या सोचते हो कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लिन जुई से कहता है, मुझे लगता है कि वो नेचुरली यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट के लिए हम लोगों ने कितनी ज्यादा तैयारी की है। यहाँ पर एक और एल्डर होता है जिसका नाम मोही होता है, वो उसे कहता है, सेंट किंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो लोग हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बाकी के सारे क्लैन से बहुत ज्यादा वीक हैं और कभी भी हम लोग टूर्नामेंट को नहीं जीते, इसलिए किसी को भी यहाँ पर आकर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और मकसद से आ रहे होंगे। दूसरे एल्डर जिसका नाम जाओ मिंग होता है वो कहते हैं, फर्स्ट एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे लगता है कि सेंट किंग अभी छोटे हैं, उन्हें सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ऐसी ये बात कर दी है। एल्डर जानजू यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाते हैं, वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग हमारे सेंट किंग के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर बात गलत की है। मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर जो भी गैस किया वो बिल्कुल ठीक गैस किया है, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आने वाले हैं, इसी वजह से तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को मानना चाहिए। तुम एल्डर्स यहाँ पर अपने मुंह से ये बात कह रहे हो कि हम लोग कमजोर हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, हालांकि हम लोग डिक्लाइन में, लेकिन फिर भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी वक्त भी पावर को गेन कर सकते हैं। तो वो दोनों ही एल्डर्स की बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं, कल तो ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे, आज देखो यहाँ पर ये इसके हक में बात कर रहा है, पता नहीं अचानक से इस लड़के ने इसके साथ क्या किया है जो ये यहाँ पर इस लड़के के साथ दे रहा है। दूसरी तरफ सुजरिन भी इसी बारे में सोच रही होती है कि एल्डर जानजून को क्या हो गया कि ये यहाँ पर इस लड़के का साथ दे रहे हैं। सुजरिन उनसे कहती है, मुझे भी यहाँ पर सेंट किंग की बात में दम लगता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए। याओ शू एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, वो यहाँ पर अगर हमारी पावर्स को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो हमें आगे से रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। लिन जुई कहता है, ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जब वो
वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर आकर हमारे साथ कुछ मुश्किल क्रिएट करेंगे तो हम उनमें से कुछ लोगों को मार देंगे और उन्हें एक वार्निंग देंगे। वहाँ पर एक और एल्डर होते हैं जो कि 5th पैलेस के एल्डर है, जिसका नाम डी जैंग होता है। डी जैंग कहते हैं हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम उन आए हुए मेंबर्स में से किसी को मार देते हैं से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और रेड ह्यूमन पवेलियन के लोग हमारे पूरे के पूरे सेक्टर के सभी मेंबर्स को मार डालेंगे। और एल्डर जिसका नाम जिन कुई होता है वो कहते हैं मैं भी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि हमें उन मेंबर्स को मारना नहीं चाहिए। अब एल्डर जानजू फिर से बीच में बोलते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि सेंट किंग का प्रपोजल बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे वो लोग यहाँ पर आएंगे एल्डर जाओजू के कुछ साथियों को हम लोग मार डालेंगे। इससे उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें एक वार्निंग मिलेगी। उन लोगों को पता चल जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर हमें प्रवोक करेगा, कोई भी हमें गुस्सा दिलाएगा तो हम उसे मार डालेंगे, फिर चाहे वो रेड ह्यूमन पवेलियन के लोग ही क्यों ना हो। फर्स्ट और सेकंड एल्डर दोनों वहाँ पर खामोश बैठे होते हैं, जबकि एल्डर लॉन्गलिन उन लोगों से कहते हैं हमारे सेंट किंग यंगर जनरेशन के एक हीरो है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने जो आइडिया दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इनके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, इसी वजह से हमें इनका साथ देना चाहिए। वो कहते हैं मैं भी इनके साथ हूँ। बाकी के तीनों एल्डर जिन लोगों ने डिसएग्री किया था वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लॉन्गलिन तो कभी भी यहाँ पर हमारी मीटिंग में आता भी नहीं है और आज ही हमारी मीटिंग में आने के बाद इस लड़के का साथ दे रहा है। इस लड़के छोटे सेंट किंग ने इन सभी के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है कि ये सभी लोग यहाँ पर इसी का साथ दिए जा रहे हैं। एल्डर लियो और इसके साथ एल्डर जैंग वो भी कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर सेंट किंग का साथ देंगे, हम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। चीफ उनसे कहती है जबकि ज्यादातर एल्डर ने यहाँ पर इस बात की हिमायत की है, लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को मार देंगे। फिर मुझे ये बताओ कि कल अगर एल्डर जाओ जैंग यहाँ पर आने के बाद हमें चैलेंज करते हैं तो एल्डर जाओ जाओ के साथ उनके लोगों के साथ कौन यहाँ पर फाइट करेगा, हमारी तरफ से कौन सा फाइटर उन लोगों के साथ फाइट करेगा। और इस काम वो लोग यहाँ पर आएंगे, जाने के बाद हमें चैलेंज करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके साथ फाइट के दौरान उनके एक दो बंदे को मार डालें ताकि उन्हें एक मैसेज मिल सके, ये उनके लिए वार्निंग होगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। के बाद चीफ उनसे कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है, अगर हम लोग यहाँ पर उनमें से किसी को मारना चाहते हैं हम लोग ये करेंगे कैसे, हमारी तरफ से फाइट कौन करेगा क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल फाइटर है ही नहीं। तुम्हारा लिन जे उठ कर खड़ा हो जाता है, चीफ से कहता है चीफ अब जबकि ये वाला मशवरा मैंने यहाँ पर दिया है कि हम लोग उनके फाइटर्स को मार डालेंगे ताकि उन्हें एक वार्निंग मिल सके, वो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं काफी ज्यादा थका हुआ इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। कल जब यहाँ पर टाइम आएगा और वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे उनके साथ क्या करना है। सभी लोग अब यहाँ से चले जा सकते हैं। सेक्टर चीफ उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम सभी लोग जा सकते हो, ये मसला यहीं पर खत्म करते हैं और कल देखेंगे। लिंजुई जब बाहर आ रहा होता है तो बाहर आते हुए उसके साथ मास्टर जानजू होते हैं तो मास्टर जानजू से कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं कि अब मुझे और आपके लिए क्या करना होगा, ये बताएं कि वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मैंने आपका पूरा साथ दिया है। लिंजुई से कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी कि जितना काफी नहीं है। वो उसे कहते हैं तो फिर मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना होगा। लिंजुई से कहता है तुम्हें मेरे लिए कल किसी एक बंदे को मारना होगा, मैं चाहता हूँ कि रात के वक्त तुम एक बंदे को मारो, अगर ये तुम एक पंच में उसे मार सकते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर तुम उसे एक पंच में नहीं मार पाए तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसे कहते हैं मुझे किसे मारना है तो लीन उसे कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उसे किस तरह मारना है और तुम उसे किस तरह मार सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो मास्टर जानजू से कहते हैं हाँ ठीक है मुझे बताएं। तुम्हारा लीन उसके कान में उसे सारी बात बता देता है कि तुम्हें इस बंदे को मारना है और इस तरह मारना है क्योंकि उसको तुम आसानी से मार नहीं पाओगे। तो वो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं ठीक है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया है। तो लीन उसे कहता है जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सेफ नहीं रह पाओगे। उसे कहते हैं ठीक है जैसा कि आपने मुझे कमांड दी है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर जानजू के वहाँ से जाने के बाद मास्टर लियू आगे बढ़ते हैं। मास्टर लियू से कहते हैं सेंट किंग प्लीज मेरी बात सुने, जब ये आपसे बात करनी है। तो लीन उसे कहता है एल्डर लियू अब आपको मुझसे क्या बात करनी है। मास्टर लियू से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली और मैंने ये सारी की सारी बात पहले अपनी सेक्टर चीफ को बता दिया कि हिडन क्लैन वालों ने हमें धोखा दिया है, मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, तो मैं फ्यूचर में आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किंग आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा लीन उसे कहता है मैं बताना कि बहुत ही जल्दी हांगमेंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे इस टूर्नामेंट में तुम्हारी मदद की जरूरत है, चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में तुम मेरी मदद करो। तो ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी है। तो मास्टर लियू से कहते हैं मेरी इंजरीज ठीक है, ये कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएंगे, टूर्नामेंट पहले से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ठीक हो जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मेरे पास जो एक 5th ग्रेड का स्पीयर था वो तो टूट चुका है क्योंकि मैं एक स्पीयर वेपन को यूज करता हूँ, तो मेरे पास अच्छा वेपन नहीं होगा तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। तो लिन जो से कहता है एल्डर लियू आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं आपको 9th ग्रेड का स्पीयर वेपन देने वाला हूँ। ये बात
बात सुनते ही एल्डर लियो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं सेंट किंग क्या वाकई में यहाँ पर सच कह रहे हैं, क्या आप मुझे एक 9th ग्रेड का स्पीयर वेपन देने वाले हैं। आदि अंदर से सोच रहे होते हैं हमारे सेक्टर चीफ सुजैन किंग जी और इसके साथ साथ मास्टर जानजू, सिर्फ उन दोनों के पास एक 9th ग्रेड का वेपन है, मेरे पास भी एक 9th ग्रेड का वेपन आ जाए तो मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लिन उसे कहता है एल्डर लियो मैं चाहता हूँ कि जाकर आप अपनी इंजरीज को देखें, जब आपकी इंजरीज ठीक हो जाएंगे और जब टाइम आ जाएगा तब मैं आपको आपका वेपन दे दूंगा, आपका वेपन आपके हाथ में होगा और उस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर उस वेपन को यूज करते मेरी मदद करें। मास्टर लियो से कहते हैं आपने मेरी जान बचाई और ऊपर से अब आप मुझे एक 9th ग्रेड का वेपन भी देने वाले हैं, अगर जैसा वाकई में हो जाता है तो मैं सारी जिंदगी आपके एहसान के तले दबा रहूंगा और हमेशा आपकी मदद करूंगा जहाँ पर भी आपको मेरी जरूरत होगी। तुम्हारा लिन कहता है तो आज रात के तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा शो देखने वाला हूँ, तो आज रात की मुझे इंतजार है। तो रात के वक्त तुम्हारा लिन फिर से क्लियर पॉइंट के अंदर जाता है, सुजरीन पहले से मौजूद होती है, वो अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी होती है। तो तुम्हारा शुनजी वहाँ पर आता है और अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करने के बाद उसको जब अपने प्रोसीजर को कम्प्लीट कर लेता है, प्रोसीजर को कम्प्लीट करने के बाद हमारा लिन चीफ से कहता है मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जानना चाहते हो कि आज मास्टर जानजू मेरे साथ इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे थे। तुम ये जानना चाहती हो कि पहले तो वो मेरे दुश्मन थे, वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन आज वो मुझे फुली सपोर्ट क्यों कर रहे थे। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है मुझे इस बारे में सोच कर शक करने की क्या जरूरत है, अब जबकि ये सेक्टर तुम्हारा है और जहाँ के सभी लोग भी तुम्हारे हैं, तुम इसके सेंट किंग हो, तो सभी लोगों को तुम्हारा साथ तो देना पड़ेगा और एल्डर जानजू को भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। लिन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे लोग हैं। सेक्टर चीफ उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या क्या वाकई में ऐसा नहीं है, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। तुम्हारा लिन उसे कहता है मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे जहन में भी मेरे बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा शक लेकर बैठी होगी, लेकिन मैं मेरा यकीन करो कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो मिस सोजरेन भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि इस लड़की को देख पाना, इसको जान पाना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जान सकती कि इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम इसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं अपने सेक्टर को दोबारा राइज करवाने के लिए। हमारा लिन वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो उसके पास आती है तो हमारा लिन उसके कान के पास आकर कहता है क्या तुम्हें पता है कि मास्टर जानजू को डीमन सी लैंड से भेजा गया है, वो यहाँ पर एक सीक्रेट स्पाई की तरह काम कर रहे हैं और पिछले 30 साल से यहीं पर है। तो वही नहीं बल्कि यहाँ पर एक और डीमन सी लैंड से आया हुआ एक एनवी भी है। चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो दिखाता हूँ, यहीं पास ही वो लोग आपस में फाइट करने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। सेक्टर चीफ उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर रुको मुझे कपड़े पहन लेने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो ये दोनों ही कपड़े पहनने के बाद आगे की तरफ चल पड़ती है। लिन उसे कहता है बस थोड़ी दूर हमें आगे बढ़ना होगा और यहाँ पर वो लोग आपस में फाइट कर रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आती है। लिन कहता है लो हम लोग पहुंच गए। वो वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जो सामने की तरफ दिखाते हैं जानजू एक एल्डर को पीट रही होती है। वो 4th पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लिन कुई होता है। उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं जिससे लिन कुई वहीं पर नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। मास्टर जानजू का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एक पंच के साथ वो उसको मार नहीं पाते। वो चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, बेवकूफ तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। मास्टर जानजू से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहिए क्योंकि तुमने यहाँ पर किसी ऐसे को ऑफेंड किया है जिसे ऑफेंड नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो मास्टर लिन कुई उसे कहते हैं जानजू बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि मैं कौन हूँ। मास्टर जानजू से कहते हैं मुझे पता है कि तुम आगे से मुझे क्या कहने वाले हो क्योंकि तुम यही कहोगे कि तुम डीमन सी के भेजे हुए एक एनवॉय हो, तुम वो मैसेंजर हो जैसे डीमन सी वालों ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता है क्योंकि रियल एनवी तो यहाँ पर पहले से आ चुका है, रियल मैसेंजर यहाँ पर पहले से आ चुका है और आज की रात तुम्हारी मौत की रात होने वाली है क्योंकि तुम रियल एनवी नहीं हो बल्कि रियल एनवी तो पहले से यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि आज मुझे तुम्हें मारना है, साथ ही वो अपने बैनर को बाहर निकाल दे जो कि एक 9th लेवल का वेपन होता है। मास्टर लिन कुई अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहे थे बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है, असली का एनवॉय मैं हूँ, मैं असली मैसेंजर हूँ जहाँ पर जो तुम्हें मैसेज देने के लिए आया था। लेकिन मास्टर जानजू तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने क्योटिक बैनर को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर इसी क्योटिक बैनर के अंदर तुम्हारे सोल को सक करूंगा और तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती हैं। उसी तरफ से मास्टर जिनकुई भी अपनी पावर्स को रिलीज करती हैं। तो मास्टर जानजू कहते हैं मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है असली के एनवॉय के ऑथेंटिसिटी को जान पाना कि असली का एनवॉय कौन है जिसे डीमन सी लैंड वालों ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन असली के एनवॉय के पास वो मेडिसिन थी, जाओ पिल थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो उसी पिल की मदद से कम किया जा सकता है। वो वाली डिटॉक्सिफिकेशन पिल मुझे सेंट किंग पहले से दे चुके हैं। मतलब यह है कि वो फेक नहीं है बल्कि तुम फेक हो। अपने डीमन बैनर से उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे वहीं पर गिरा देते हैं। वो नीचे गिर जाता है तो मास्टर जानजू को लगता है कि वो मर गया है। एक्टर चीफ भी ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और कुछ पूछने लगती है। हमारा लिन उसे कहता
कहता है बस खामोश रहो, अभी कुछ भी मत पूछो, बस चुपचाप देखती रहो। मास्टर लिन कोई फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है बूढ़े कुत्ते कहेंगे, तुम तो यहाँ पर अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा असली का मास्टर कौन है। मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ अपने डीमन सी लैंड की तरफ से। वो वहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है उसके कपड़े फट जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी शॉडी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट करता है। उसकी कल्टीवेशन जो कि रिइंकार्नेशन राम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर तो मास्टर रांचू भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाते हैं कि इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़े। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ था। यहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, अपने इनके काफी सारे फायर बॉल्स क्रिएट कर लेता है। मास्टर रांचू को ये बात पहले से पता थी क्योंकि लिन ने उसे पहले से ये सारी बात बताई हुई थी। वो उसे कहता है जबकि तुम यहाँ पर डिमोनाइज्ड हो चुके हो और तुमने अपनी पावर्स को भी बढ़ा लिया है, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है क्योंकि मेरे एनवॉय ने मुझे ये सब कुछ बता दिया था कि तुम अपनी पावर्स को इंक्रीज करोगे। डिमोनाइज्ड होने के बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वो फिर से अपने सोल बैनर को एक्टिवेट करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर लिन कोई जो कि अब पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुके हैं, वो जोरदार चीख मारते हैं। अपनी जोरदार चीख मारते हैं तो सामने की तरफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के साथ जानजू की जो सोल पावर होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होती है, यानी कि मास्टर लिन कोई की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मास्टर जानजू वहाँ पर हारने की कगार पर होते हैं। सेक्टर चीफ कहती है लगता नहीं है कि मास्टर जानजू हमारे सुप्रीम एल्डर इस लिन कोई का मुकाबला कर पाएंगे। जुनियर से कहता है तो फिर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वहीं पर से एक छोटा सा पत्थर उठाता है। उस छोटे से पत्थर को उठाकर उसके अंदर एनर्जी को इम्ब्यूट करते हुए सामने की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर मास्टर जिनकुई की बॉडी के अंदर धंस जाता है। वो उसके पेट में जाकर लगता है, की वजह से उसकी पावर्स थोड़ी देर के लिए उससे छिन जाती है। वहाँ पर उस पत्थर के लगने की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। उसी वक्त मास्टर जानजू को एक मौका मिल जाता है। वो कहता है लगता है कि मुझे एक मौका मिल गया। साथ ही वो अपने सोल बैनर की पावर्स को यूज करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हैं। सोल बैनर की पावर्स को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, इस बार मास्टर जिनकुई डायरेक्टली उसकी पावर्स के साथ हिट होता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। तो जानजू कहते हैं मेरे एनवॉय ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था कि मैं इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा, बार बार इस पर अटैक करूंगा तो ये एंड के ऊपर मार ही जाएगा। तो मैंने इसको मार ही दिया है, लेकिन इसने मरने से पहले यहाँ पर पहुंचना शोर किया था। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका रहा तो मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, कहीं कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। मास्टर जानजू बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर जानजू के वहाँ चले जाने के बाद सेक्टर चीफ कहती है मास्टर जानजू तो यहाँ से चले गए हैं, चलो जाके वहाँ पर चेक करके आते हैं। तो हमारा लिन उसे कहता है जरा सब्र करो, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक